कम्युनिकेशन टुडे की 88वीं वेबिनार में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लगभग 3 वर्ष पहले प्रारंभ हुई हमारी यह वैचारिक यात्रा आज अपने 88th एपिसोड के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम सब एकत्रित हैं। भारत में मीडिया शोध की स्थिति, स्टेटस ऑफ मीडिया रिसर्च इन इंडिया। कोविड काल में जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी, ये सही है कि कोविड ने जहां अनेक तरह के कष्ट हमें दिए, वहीं एक विकल्प हमें उपलब्ध कराया जहां हम अपने इस विचार विमर्श की यात्रा को जारी रखे हुए हैं। आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे पिछले 27 वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रहा है और हमारा एक छोटा सा प्रयास है मीडिया संबंधी शोध अनुसंधान जो हमारे मीडिया विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, मीडिया कर्मियों ने इस क्षेत्र में जो कुछ काम किया है उसको हम देश दुनिया के पाठकों तक किसी तरह से पहुंचा सकें। इसी क्रम में यह वेबिनार भी मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न समसामयिक विषयों के ऊपर देश के विभिन्न प्रांतों से, बल्कि देश ही क्यों, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों के विशेषज्ञ भी हमारे साथ समय समय पर जुड़े हैं। तो एक प्रकार से इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया है, देने की कोशिश की है। आज हमारे साथ 3 विशेषज्ञ जुड़े हैं जिनका मीडिया शोध अनुसंधान में कई दशकों का व्यापक और गहन अनुभव है। हमारे साथ हैं हिसार से प्रोफेसर मनोज दयाल, कुरुक्षेत्र से प्रोफेसर बिंदु शर्मा और भोपाल से प्रोफेसर मोनिका वर्मा। इन सभी का विस्तृत परिचय जब हमें इन्हें अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करेंगे उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कम्युनिकेशन टुडे के 27वें वर्ष का जो प्रथमांक है, संयुक्तांक है, वो लगभग 450 पृष्ठों का है और मीडिया लिटरेसी पर केंद्रित है। जो मित्र इन विषयों पर इच्छुक हों वो हमारी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा डिस्कशन आज का है इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसे हम प्रसारित करेंगे ताकि जो मित्र, अभी लगभग 343 मित्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, हम इन सभी के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ताकि जो मित्र समय की अनुकूलता के कारण इसमें नहीं जुड़ सके वो भी उन सारे चर्चा को सुन करके और YouTube पे अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। संयोग से हमारे इस YouTube चैनल पर जो केवल वेबिनार्स का अब तक का जो रिकॉर्डिंग हमने की है वो लगभग 150 घंटों की हो चुकी है और सबसे अधिक की जो रिकॉर्डिंग है वो जो हमारी अभी 87th वेबिनार थी, साहित्यिक कृति और सिनेमा, वो 2 घंटे 26 मिनट 47 सेकंड तक चली और सबसे न्यूनतम जो है वो हमारी 65वीं वेबिनार थी जिसका समय 59 मिनट 46 सेकंड, लगभग 1 घंटे का था। ये एक रोचक कुछ डेटा मैंने पिछले दिनों में इकट्ठे किए थे, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अब तक प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन आदि विभिन्न क्षेत्रों के 257 जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे इस मंच पर आ चुके हैं और विभिन्न विषयों पर उन्होंने हमको संबोधित किया है। और देश के कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हमने कोलैबोरेट किया है। IIMC ढेंकानाल के साथ कई वेबिनार आयोजित की गई। जौनपुर का जो विश्वविद्यालय है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उनका पत्रकारिता विभाग, PRSI के जो स्थानीय चैप्टर्स हैं उनके साथ, तो इस तरह से ग्वालियर का एक इंस्टीट्यूट है उनके साथ, इस तरह से हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ भी एक तरह समन्वय स्थापित करके इस यात्रा को एक व्यापक स्वरूप देने की कोशिश की है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज का विषय है मीडिया शोध की स्थिति को लेकर के। ये बड़ा रोचक तथ्य है कि हमारे देश में मीडिया शिक्षा अपनी 1 सदी की यात्रा पूरी कर चुकी है, लेकिन दुखद पक्ष यह है कि इस 1 सदी की यात्रा के बावजूद हम मीडिया के क्षेत्र में अपना एक स्वतंत्र शोध का अनुशासन विकसित नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी समाज विज्ञान या उससे जुड़े हुए जो विषय हैं उस पर कहीं आधारित शोध अनुसंधान हमारे यहाँ पर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संयोग से मीडिया एक ऐसा विषय है जिसका दूसरे विषयों के साथ भी एक गहरा संबंध स्थापित हुआ है, चाहे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ड्राइंग पेंटिंग के कोर्सेज हैं, होम साइंस के हैं, हिस्ट्री, लिटरेचर आदि ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जहां कहीं न कहीं मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर काम हो रहा है। चुनौती हमारे सामने यह है कि क्या ये जो काम किया जा रहा है वो मीडिया की नीतियों को तय करने में, राष्ट्रीय मीडिया नीति को तय करने में
कितना उपयोगी या प्रासंगिक हो पा रहा है। क्या हम आज के दौर से जुड़े हुए विषयों पर, कहीं इस प्रकार के गंभीर विषयों पर परिश्रम कर पा रहे हैं, या केवल डिग्री के साथ ही सारी शोध जुड़ गई है? मीडिया के क्षेत्र में पिछली लगभग, यूं तो प्रिंट मीडिया को लगभग 250 साल का समय हो गया है, फिल्म और रेडियो लगभग 1 सदी की यात्रा पूरी कर चुके हैं, और टेलीविजन भी तेजी से उस 1 सदी की यात्रा को पूरी करने की ओर जा रहा है। और पिछले 20, 25, 30 साल में डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से हमारे जीवन संस्कारों को प्रभावित किया है, तो ये सारे पक्ष, इन पर समय समय पर कहीं ना कहीं शोध अनुसंधान से जुड़े हुए विषयों पर काम होता रहा। यूजीसी ने कोशिश की, और जो दूसरी हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने भी फेलोशिप आदि के माध्यम से देश के युवाओं को, शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो समसामयिक विषयों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं शोध अनुसंधान को आगे बढ़ाएं। हमारे सामने एक चुनौती है, शोध जर्नल्स का मीडिया के क्षेत्र में भारी अभाव है, विशेषकर यूजीसी केयर लिस्ट या स्कोपस आदि की बात करते हैं। और इसमें बड़ी चुनौती यह है कि जो क्षेत्रीय भाषा में लोग जो काम कर रहे हैं उनके सामने इस प्रकार के जो जर्नल्स वगैरह हैं उनकी एक भारी कमी बनी हुई है, तो उसकी अपनी एक अलग चुनौती है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे देश में इस तरह की वित्तीय सहयोग उनको है, जो वो रिसर्च कर पा रहे हैं उसको क्या उचित मंच मिल पा रहा है, या वो सारी रिसर्च पुस्तकालयों की लाइब्रेरीज में बंद होकर के रह गई है। हंगरी के एक प्रख्यात बायोकेमिस्ट हैं जिन्हें 1937 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने रिसर्चर के लिए एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। रिसर्चर का काम यह देखना है कि बाकी सब व्यक्तियों ने क्या देखा है, और सोचना यह है कि किसी और ने क्या नहीं सोचा है। तो हम पृष्ठ पेषण या पुनरावृत्ति की जो प्रवृत्ति है उससे बचकर के क्या कहीं नया इंटरप्रिटेशन दे पा रहे हैं, कोई नया इस तरह का शोध दे पा रहे हैं जो देश दुनिया के जो लोग हैं या उसका जो मीडिया है उसको कहीं प्रभावित कर पा रहा है। हमारे आसपास के परिवेश और पर्यावरण को हम किस प्रकार से देख पा रहे हैं, जो हमारा डेटा है, आंकड़े हैं, उनका एनालिसिस हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं, क्या जो नई तकनीक है रिसर्च के क्षेत्र में उनको हम उनके साथ जोड़ के कितना कुछ कर पा रहे हैं। देश में आज अनेक स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो किसी न किसी रूप में शोध को उन्होंने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। क्या हमारे यहाँ शोध निर्देशकों की उस तरह की गुणवत्ता है जो इन विषयों पर शोध करा पा रहे हैं? शोधार्थियों में क्या इतनी लगन या परिश्रम का भाव है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिन पर आज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत मैं प्रोफेसर मनोज दयाल से कर रहा हूँ। प्रोफेसर मनोज दयाल जी से मेरा लगभग 2-2.5 दशक का एक व्यक्तिगत संबंध रहा है, और इनकी पूरी उस अकादमिक यात्रा को मैंने बहुत निकट से देखा और महसूस किया है। मीडिया शोध पर आपके 2 महत्वपूर्ण प्रकाशन आए हैं। एक प्रकाशन जो सेज से निकला है, मीडिया मैट्रिक्स पर, अद्भुत पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है, और हिंदी में आपने काम किया हरियाणा साहित्य अकादमी से जो मीडिया शोध पर आपकी पुस्तक हुई, संभवतः वह हिंदी में इस एक्सक्लूसिवली इसी विषय के ऊपर ये पहला प्रकाशन है। तो मीडिया शोध में उनकी वो जो अभिरुचि रही, तो जब इस विषय की मैंने परिकल्पना की तो मुझे लगा क्यों नहीं मनोज जी से हम इस चर्चा की शुरुआत करें। मनोज जी का अध्यापन में और मीडिया में बहुत लंबा योगदान रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद आप टीचिंग में जुड़े, और पिछले लगभग 2 दशक से 23-24 वर्षों से आप प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देश के अनेक विश्वविद्यालयों में दे चुके हैं। वर्तमान में आप गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में अनेक दायित्वों का निर्वहन आपने किया है, डीन के रूप में, हेड के रूप में, चीफ डॉक्टर के रूप में, और चीफ लाइब्रेरियन के रूप में, टीएसडब्ल्यू के रूप में अलग अलग विश्वविद्यालयों में। हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ आपका जुड़ाव रहा। सिरसा में आपने डिपार्टमेंट की स्थापना की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपने डिपार्टमेंट की स्थापना की, तो देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों में आप रहे। बोध गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां भी आपकी एक लंबी पारी रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि आपका व्यापक अनुभव है, और जो हिसार का एचआरडीसी है उसके भी आप डायरेक्टर रहे हैं, और उस प्रकार से टीचर्स को भी रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से उस नए ट्रेंड से परिचित कराने में आपकी जो लीडरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपको मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एबीपी न्यूज चैनल ने नेशनल एजुकेशन अवार्ड ऑफ बेस्ट प्रोफेसर से भी 2014 में सम्मानित किया है। आपके निर्देशन में 29 विद्यार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आपके अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र
देश के अनेक पत्र पत्रिकाएं जो हैं, शोध पत्रिकाएं हैं, उनमें प्रकाशित हो चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण काम दयाल साहब ने किया है, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। देखिए, इस नई तकनीक का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। लगभग 500 वीडियोस आपने टेक्स्ट बुक्स आधारित, जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, अपने उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड करके, एडिटिफाइंग मीडिया नाम से आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, और मनोज दयाल नाम से। और उन चैनल्स के माध्यम से आप एक तरह से एकेडमिक जो हमारा क्षेत्र है उसको स्ट्रेंथन करने की दिशा में काफी योगदान दे रहे हैं। मैं प्रोफेसर मनोज दयाल से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। प्रोफेसर मनोज दयाल। धन्यवाद प्रोफेसर भनावत सर, आदरणीय भनावत सर, प्रोफेसर बिंदु, प्रोफेसर मोनिका, हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सहकर्मी, शोधार्थी एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संजीव सर को इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन इसकी सफलता की शुभकामना दूंगा कि ये वेबिनार जिस तरह से इसकी जो सीरीज चल रही है वो एक चिरस्थायी रूप में अनंत काल तक हमारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी मंच बना रहे। आपकी पत्रिका, शोध पत्रिका कम्युनिकेशन टुडे से हम बहुत बड़े पैमाने पर सारे विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक जुड़े हैं, और इस मंच से भी उसी तरह हम सभी जुड़े रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जैसा कि सर विदित है कि आज का हमारा विषय है भारत में मीडिया शोध की स्थिति। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में मीडिया शिक्षा की शुरुआत 1941 में हुई थी, जबकि अविभाजित भारत था, और उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर पृथ्वी पाल सिंह की अध्यक्षता में एक फुल फ्लेज्ड पत्रकारिता विभाग और संचार विभाग शुरू हुआ था। पहले तो पत्रकारिता की पढ़ाई कभी आंशिक रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उससे पहले हुआ, और भी कई जगह हुआ, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बना। फिर बाद में 1946 में मद्रास यूनिवर्सिटी में बना। इन विश्वविद्यालयों में शोध की बहुत आंशिक और नगण्य कार्य आरंभ हुए थे। जब वहां पर बीएमसी चला, पीजी डिप्लोमा चला, उसमें भी छोटा सा एक लघु शोध प्रस्ताव या लघु शोध प्रबंध, ऐसे बहुत आंशिक नगण्य का सा कार्य आरंभ हुआ था। वास्तव में मीडिया शोध की शुरुआत भारत में काफी विलंब से हुई, इसलिए इसको नया कहते हैं। अभी संजीव भनावत सर कह रहे थे कि हम बहुत से विषयों से इसमें इसका संबंध है, और वास्तव में बहुत सारे जो रिसर्च की मेथडोलॉजी है और टूल्स है और टेक्निक्स है, उसको हमने सोशल साइंस से बोरो किया है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब से हमने बहुत सारे मेथडोलॉजी बोरो किया है। सो इट्स, और ये बहुत बाद में हमारा शोध का कार्य भी बहुत नया है। अगर मैं हरियाणा का उदाहरण दूं तो हमारे विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं इससे सीधा जुड़ा हूं, और हरियाणा में मतलब लगभग 1 महीने में किसी न किसी विश्वविद्यालय में जाना होता है। तो हमारे यहाँ 2002 में शुरू हुआ था। हरियाणा में सबसे पहले हमारे हिसार के विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी थी। हम एक प्रोफेसर, 2 रीडर, 4 लेक्चरर, उसके अलावा 2 टीचर और थे हमारे पास विज्ञापन विभाग में। तो एक बड़ी फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज थी। तो हरियाणा में शुरू हुआ 2002 में, और उसके बाद धीरे धीरे और जगहों पर शुरू हुआ, और पूरे भारत में, साउथ इंडिया में और पहले शुरू हुआ, दूसरी जगह और। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो 22 साल की जो इसकी उम्र है, अगर हम हरियाणा को ही एक माने, तो 20 से 25 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। और ये बड़ा खतरनाक उम्र होता है 20 से 25 साल का, युवावस्था। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि पत्रकारिता, मीडिया शोध जो है वो शैशवावस्था से बाल्यकाल में जाने के लिए तरस रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि मीडिया शोध ये बाल्यकाल से ही यौवनावस्था में पहुंच रहा है, और यौवन अवस्था में शोध की दिशा और दशा तय करना हम वरिष्ठ शिक्षकों का, शोधार्थियों का बहुत यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है
क्योंकि इसमें भटकाव बहुत आता है, ये उम्र खतरनाक कहते हैं। हरियाणा में जब शोध की जो शुरुआत हुई थी, तो पीएचडी की शुरुआत और एमफिल की शुरुआत मतलब उस दौर में थोड़ा हुआ, और अब कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर अब हरियाणा में ही, अगर हम हरियाणा को ही एक आदर्श अपना वो सैंपल माने, तो यहाँ पर अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और स्टेट यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब किसी प्रोफेसर के पास सीट खाली नहीं होता। एक प्रोफेसर के पास अगर 8 सीट है तो पहले से उसकी बुकिंग है। So there has been a quantitative expansion of research in PhD. There is a need for this also because of a lot of other reasons that I will come to that. There is quantitative expansion, and quantitative expansion leads to qualitative upgradation also. ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं बना, बहुत कम बना है, लेकिन बहुत ज्यादा जब क्वांटिटी बढ़ता है तो थोड़ा कंपटीशन भी होता है, और कंपटीशन होता है तो कुछ एक कार्य जिनकी शोध में विशेष रुचि है, जो शोध के लिए ही बने हैं, ऐसे कुछ एक शोधार्थी, कुछ एक शिक्षक जिसकी बहुत विशेष रुचि होती है, मिलजुल कर अगर कोई विभाग में बहुत अच्छा माहौल है तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आरंभिक अवस्था में जो मीडिया का जो डिसर्टेशन होता था पीजी लेवल पर, जिसको हम एक बहुत आंशिक लघु शोध कहते हैं, मैंने इंदौर में भी बीजेएमसी था, वहां भी हम लोग कराते थे डिसर्टेशन। इलाहाबाद में पीजी डिप्लोमा चलता था, वहां भी कराते थे। सिलचर में भी कराते थे एमएमए, एमएमसी में, हिसार में भी हम एमएमसी में कराते हैं। लेकिन वो जो शोध है उसमें बहुत मतलब उसकी बहुत बुरी स्थिति, उसकी स्थिति ये है, कई बार शिक्षक लोग कहते हैं इसको बंद किया जाए। एमए लेवल पर तो डिसर्टेशन को बंद ही कर देना चाहिए, ऐसा सुझाव आता रहता है। और एमए लेवल पर क्या होता है कि 2400 हमारा 4 सेमेस्टर है, तो 6 चौके 2400 का हमारा परीक्षा होता है, उसमें 70 नंबर का डिसर्टेशन है। 100 नंबर का एक हम कम्युनिकेशन थियरी पढ़ा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी या कम्युनिकेशन रिसर्च पढ़ाते हैं, और ये डिसर्टेशन 70 नंबर यानी कि 2.9% पूरे कोर्स का। तो इसमें बच्चे भी ज्यादा सीरियस नहीं होते, टीचर भी ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मगर इसको हमें जारी रखना चाहिए। बहुत से विभाग कहते हैं रिसर्च में कोई प्रपोजल जैसा बनाएं, मगर मेरा विचार है कि ये भी चलना चाहिए, क्योंकि हमें मशक्कत तो करना पड़ता है, समस्या तो है, लेकिन कम से कम एमए लेवल पर, इवन बीएमसी लेवल पर एक बीजारोपण हो जाता है शोध का, तो ये हमें जारी रखना चाहिए। और पीएचडी लेवल पर जो बहुत सारी समस्याएं हैं शोध की, सबसे पहले अगर हम आज पहले तो शोध का उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात हम ये मानते हैं कि शोध का हमारा क्या उद्देश्य है। किसी टॉपिक का एक अलग उद्देश्य होता है, लेकिन शोध का या मीडिया शोध का क्या उद्देश्य? तो मीडिया शोध हो या संचार शोध हो, इसका उद्देश्य है कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, मीडियाई, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कुछ हम ऐसा काम करें, कुछ मीडिया से संबंधित, जो इसमें एक विशेष योगदान दे सके। और इसमें मीडिया की और मीडिया शोध की बहुत अहम भूमिका होती है। मीडिया शोध की तो एक विशेष योगदान हो सकता है। तो ये हमारा एक उद्देश्य है कि हम अगर सही मायने में रिसर्च करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में हमारा मीडिया शोध के माध्यम से एक योगदान होना चाहिए। एक दूसरा उद्देश्य होता है कि लोग पीएचडी क्यों करते हैं। बहुत से आईएएस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत से पब्लिक सर्विस कमीशन कर चुके, वो लोग डॉक्टर की उपाधि पाने के लिए आते हैं और सुपर न्यूमेरिक कोटा में शोध करते हैं। एक वो उद्देश्य से भी पीएचडी होती है। एक उद्देश्य ये होता है कि जब 28-29 साल की उम्र होती है, बच्चे बहुत प्रेशर में होते हैं, मैरिजेबल एज में भी होते हैं, जॉब भी सर्च कर रहे होते हैं, उस उद्देश्य से उसमें वो पीएचडी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें वो लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी होती थी, अभी उसको हटाया गया है, ये अच्छा ही हुआ है। लेकिन फिर भी एक बहुत जबरदस्त प्रेशर है स्टूडेंट के ऊपर कि हम जल्दी से जल्दी पीएचडी करें, और बहुत जल्दी चाहते हैं, और बहुत समझौतावादी बन करके आते तो हैं बहुत उत्साह के साथ, जैसा कि अभी संजीव बनावत सर ने एक कोटेशन दिया था बहुत अच्छा,
तो एक और कोटेशन था मुझे याद पड़ता है, जिन्होंने कहा था कि रिसर्च इन इंडिया इज स्टार्टेड विद ग्रेट इंथुजियाज्म बट रिसर्चर्स लीव इन अ ग्रेट फ्रस्ट्रेशन आफ्टर सम टाइम। वो शुरू में तो बिल्कुल न्यूटन गैलीलिय बनने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन बाद में उनको काफी निराशा होती है, जिसके कई कारण हैं। जैसे धनाभाव है, अभी संजीव जी ने भी उसकी चर्चा की कि धनाभाव, पैसे की कमी, कहीं से फाइनेंसिंग नहीं है, गवर्नमेंट के किसी से आप कोई लेना चाहें तो इतना समय लगेगा, तब तक आपका पीरियड खत्म हो जाएगा। फिर इसमें एक धनाभाव, समयाभाव, माहौल की भी कमी है और मौलिकता की बहुत बड़ी कमी है। आज रिसर्च में क्या हो रहा है, एमए के डिसर्टेशन में ही देखते दुकान खुले हुए हैं और बच्चे जाकर के वहां से बनवा के ले आते हैं कुछ पैसा देकर। इवन पीएचडी में एक से एक डाटा एनालिस्ट हैं जो आपके दिल्ली में, पटना में, वाराणसी में और कई सभी शहरों में लगभग बैठे हैं, जो आपको रिसर्च करा देते हैं, पूरा आपका डाटा एनालाइज, पिक्चर, विजुअल सब बना के दे देते हैं। नॉट ओनली टाइपिंग बट दे डू एवरीथिंग। सो दिस, ठीक है कि हम बहुत सारे टर्निटिन और सॉफ्टवेयर से हम मौलिकता का परख करते हैं, लेकिन बहुत आसानी से लोग भाषा में पैराफ्रेजिंग कर देते हैं और कहीं से उठा लेते हैं मैटर को, और वो एक जो साहित्यिक चोरी जिसको हम प्लेगरिज्म कहते हैं, ये भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आज भी बरकरार है। ये एक प्रोफेसर पकड़ सकता है कि आपने कहीं से चुराया है, कंप्यूटर नहीं पकड़ पाता, आपका सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ पाता, इसलिए नहीं पकड़ा। हिंदी में तो और भी बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, हिंदी में अभी भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बहुत आसानी से साहित्यिक चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, चाहे वो पीजी लेवल का हो, पीएचडी लेवल का हो, कोई भी हो। प्रोफेसर्स लोग इसलिए पकड़ सकते हैं कि वो कई पीएचडी वाइवा लेते हैं, कई थीसिस देखते हैं, कई लोगों को कराते हैं, तो उनको पता लग जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी से ही काम चल रहा है, तो लोग आज भी प्लेगरिज्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जो शोध के लिए शोध कर रहे हैं, जिनकी शोध में एकदम शोध के लिए ही बने हैं। इनकी प्रतिशत, मैंने पहले भी कहा कि अभी हम 20% अपने अनुभव से मानते हैं कि 10 में 2 रिसर्च बहुत मुश्किल से अच्छा हो पा रहा है, क्योंकि उसको कोई विशेष रुचि है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। वो कहीं ना कहीं ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, कहीं मीडिया में भी लिखते हैं, दूसरे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। पीएचडी करने के बाद हमारे देश में कोई क्लर्क की भी नौकरी की सुनिश्चितता नहीं है, तो बच्चों की भी मजबूरी है। लेकिन कुछ बच्चे जो जेआरएफ में भी हैं, दूसरे भी कुछ ऐसे बच्चे हम लोगों ने देखे हैं जिनकी विशेष रुचि है, तो वो कहते हैं जंगल में मंगल, हर परिस्थिति में काम कर लेते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं। ऐसे भी हमने कुछ विद्यार्थियों को देखा है जो डिस्पाइट ऑल क्राइसिस दे कम आउट विथ ए गुड पेपर, विथ ए गुड रिसर्च पर। स्पेशली जेआरएफ होते हैं जो रिसर्च में अच्छा उनकी रुचि, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे जेआरएफ अच्छे हों, कुछ नॉन जेआरएफ भी अच्छे होते हैं, और जो जिसमें कमिटमेंट है रिसर्च के प्रति, इसकी प्रतिशत बहुत कम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी शोध, तो ऐसे स्थिति में जब शोध, मीडिया शोध एक यौवनावस्था में है, हम शिक्षकों को यहाँ पर एक पालक, पोषक और अभिभावक के रूप में काफी अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ मीडिया का शोध पहले बड़ा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता था, और पहले का अगर आप पत्रिका देखें, शोध पत्रिका, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो आईआईएमसी से प्रकाशित होता हो, चाहे बनावट जी का भी था, उसमें विचार प्रधान आलेख होते थे एक प्रकार से, और शोध प्रधान आलेख की बहुत कमी होती है। अभी धीरे धीरे चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग लिख रहे हैं, सबकी आवश्यकता है, तो उसकी एक स्क्रीनिंग भी होने लगी है, तो कुछ उसकी क्वालिटी बढ़ी जरूर है, लेकिन मतलब पहले से बढ़ी। और अब शोध के विभिन्न विधियों का इस्तेमाल हो रहा है। शोध के जितने विधि हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव मेथड हो, क्वांटिटेटिव मेथड हो, ट्रायंगुलेशन हो, ऑल स्टैटिस्टिकल टूल्स आर बीइंग यूज्ड which were not used earlier, maybe because of technological facilities and other technological revolution has made things very easy. आज बच्चे को रिव्यू लिटरेचर करने में, हम लोगों को 1.5 साल लगा था रिव्यू लिटरेचर करने में। हम अलग अलग लाइब्रेरी में जाते थे, बीएचयू, आईआईएमसी, सप्रू हाउस, इंदौर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, बनारस, पटना, सब जगह जाकर के हम लोगों ने इंदौर, उस दौर में, उस जमाने में रिव्यू लिटरेचर करते थे। आज के बच्चे बहुत सौभाग्यशाली युग में पैदा लिए हैं,
कि जो काम हमने 1.5 साल में किया वो 1.5 दिन में कर लेते हैं, वो 1.5 दिन में 60 रिव्यू पेपर अपना निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सुविधा आपको उपलब्ध है। उसी तरह जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें भी हमारा एक जो SPSS आया है, ये सुविधा से बच्चे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, सीधा 5th गियर में गाड़ी डाल देते हैं और डाटा निकाल लेते हैं। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है कि कई बार जब हम लोग वाइवा लेते हैं तो इनको कोई वेरिएबल्स का पता नहीं है, सब वेरिएबल्स का पता नहीं है, और SPSS लगा दिया और सीधा डाटा निकाल दिया और बहुत क्विक कर दिया, बट दे फेल इन वाइवा, दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन एंड समहाउ दे आर नॉट टर्निंग आउट टू बी what they are expected to come out. So there is lot of problem. But I think that we should use the technology in a very systematic manner. कि हम सीधा ही SPSS पर जंप मारते हैं, पहले हमें कोई भी चीज को मैनुअली समझना चाहिए। पहले हम जैसे कहते हैं, पहले हम मैथमेटिक्स भी मैनुअली करते हैं। अगर हम सब्जी मंडी में जाते हैं तो मोबाइल से नहीं कैलकुलेट करते, हम खुद ही जोड़ते हैं, फिर बाद में कैलकुलेटर लेते हैं सेकंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में हम कंप्यूटर लेते हैं, फिर 4th स्टेज में MS एक्सेल यूज करते हैं, फिर 5th गियर में जब जाते हैं तब हम SPSS यूज करते हैं, फिर उसका लेटेस्ट वर्जन 6th गियर मान लो आप। तो आज बच्चे सीधा 6th गियर में गाड़ी चला रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है ये मैंने कई बार अनुभव किया है, कई बार टोका भी है और दूसरे भी वाइवा में देखा है, प्री सबमिशन वाइवा में भी देखा है। तो SPSS जरूर यूज कीजिए, MS एक्सेल कीजिए। मैंने 1994 में PhD जमा किया था, उस समय MS एक्सेल भी यूज किया था, लेकिन हमें कम से कम पहला जो हमारा फॉर्मूला है, जो पहला टेबल है, उसको मैनुअली प्रस्तुत करें। वो एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि आपने क्या किया है, आपके क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या सब वेरिएबल्स हैं, किस तरह से आपने काम किया है, और वह स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि वो भी अपने वाइवा में उस चीज को बढ़िया से समझा सकता है। और बाकी जो आपके 99 टेबल है वो आप SPSS से कीजिए, MS एक्सेल से कीजिए। स्पीड तो सबको चाहिए, लेकिन हमें इंटरनली चीज को समझना भी है। तो ये एक मुझे बहुत लगता है कि इस तरह का भी एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ प्रेजेंट रिसर्च में, एक भीड़ चाल सी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी न्यू मीडिया का टॉपिक लेकर आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया, वेब सीरीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, गूगल बार्ड, इस तरह के टॉपिक ज्यादातर अभी हमारे यहाँ अभी होने वाला है हमारा मीटिंग 4 तारीख को। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर लाइक दिस। न्यू मीडिया इज नॉट ऑलवेज न्यू मीडिया। व्हाट वाज न्यू a decade back is old today, and what is new today will be old tomorrow in the next decade. हमारे पास बहुत सा ऐसा मुद्दा है, जैसे संजीव जी ने संभावनाओं की भी बात की। बहुत कम विद्यार्थी आज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे। मुझे याद पड़ता है शायद डॉक्टर बिंदु शर्मा का टॉपिक कोई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर ही था, और बहुत अच्छा काम था, बहुत अप्रिशिएट हुआ हमारे डिपार्टमेंट में। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर काम करना चाहते हैं। अब टीचर टॉट, एक जो हमने सोशल इश्यूज कहा, फैमिली इश्यूज कहा, फैमिली में कितना गैप है, कुटुंब प्रबोधन किस तरह से प्रभावित हो रहा है, किस प्रकार से टीचर टॉट कम्युनिकेशन गैप है, पेरेंट्स चिल्ड्रन में कितना कम्युनिकेशन गैप है, हस्बैंड वाइफ में कितना कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कितना बैड रिपोर्ट्स हैं, उसके बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये सारे मुद्दे भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि ट्रांसफर। मनोज जी, आपका माइक ऑफ हो गया है। माइक अनम्यूट हो गया है आपका। आवाज नहीं आ रही है, आप माइक को म्यूट कीजिए, अनम्यूट हो रहा है। आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना वो एक माइक का निशान होगा। कितनी देर से अनम्यूट है? ठीक है, अब ठीक है, कंटिन्यू कहाँ कीजिए। पर बोल रहा था जहां से छूटा है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि केवल हम लोग डिजिटल और वेब सीरीज और ये कहते हैं वेब सीरीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT और गूगल बार्ड, ऐसे टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं आजकल। तो मेरा ये कहना है कि केवल हम एक अंधी दौड़ में, एक भीड़ चाल न चलें। बहुत से मुद्दे हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक,
which is related to interpersonal communication, public communication, group communication, even extrapersonal, what I call transpersonal and metaphysical communication, वो चिरस्थायी है, वो शाश्वत है। बहुत से सदाबहार टॉपिक है, लेकिन हम न्यू मीडिया ले रहे हैं। मेरा कहना है कि जो पिछले दशक में जो न्यू था वो इस दशक में पुराना हो गया, और इस दशक में जो न्यू है वो अगले दशक में पुराना हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग, अभी आप किस और डिपार्टमेंट का मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन हरियाणा में ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के विषय, दूसरे राज्यों में भी शायद यही एक भेड़ चाल सी चल रहा है। तो अपनी सोच से टॉपिक तय होना चाहिए, ना कि गाइड तय करे। विद्यार्थियों में पीजी लेवल पर तो ठीक है, लेकिन मतलब टॉपिक को आप कम्युनिकेशन को बहुत विस्तृत और व्यापक दृष्टि से देखें, और उससे बहुत से टॉपिक बन सकते हैं जो बहुत ही चिरस्थायी, शाश्वत हैं, सदाबहार हैं। उस टॉपिक बहुत ट्रांजिएंट है, तो उस टॉपिक पर हम शोध करते तो हैं, लेकिन सारी शोध एक जैसी हो रही है। तो ये भी कुछ मुझे लगता है कि हमें नई नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए और उस पर भी विचार करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि मैंने 15 मिनट ले लिया है, तो और भी कुछ हमारे से रह गया तो हमारे बाकी जो वक्ता हैं वो उसको शायद कवर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद प्रोफेसर दयाल साहब। हमारे देश में शोध बाल्यकाल से युवा काल की ओर जा रहा है, और वहां भटकाव की आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है आपके इस एक कथन में आज के इस पूरे मीडिया शोध का परिदृश्य पर एक गंभीर चिंतन अपेक्षित है। ये सही है कि शोध में विद्यार्थी जिस उत्साह के साथ जुड़ता है, समाप्ति होने तक उसके पास कई तरह के फ्रस्ट्रेशंस हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर लगाने की चाह में जो शोध के साथ जुड़ते हैं, वो भी शायद शोध यात्रा का कहीं न कहीं एक ऐसा पक्ष है जिस पर गहन चिंतन मनन अपेक्षित है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि शोध के विषय चयन से लेकर के उसकी प्रस्तुति तक बहुत सारी चुनौतियां हैं, और गूगल बाबा ने तो इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि आप डेस्क पर बैठे बैठे सब कुछ कर लेते हैं। आप सभी शिक्षक साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनका यह अनुभव होगा जब आप विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं, चाहे वो वाइवा के समय है या उनके उस शोध यात्रा के दौरान, तो वो जो मूल पुस्तकें हैं उनको पढ़ने से, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि उस छपे हुए पेज की खुशबू से कहीं ना कहीं वो वंचित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल या डिजिटल लाइब्रेरीज का उपयोग नहीं करें, वो भी उसका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जब उन मूल किताबों को हम पृष्ठ पलटते हैं तो उसके साथ बहुत सारी चीजें हमको मिलती चली जाती हैं, और उसकी विश्वसनीयता भी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक होती है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है कि कितनी मेहनत के साथ वो काम करते हैं। चलिए, इन्हीं विषय को और आगे बढ़ाने के लिए अब हम सुनते हैं प्रोफेसर बिंदु शर्मा से, जो लगभग 2 दशक से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सेवारत हैं, वहां प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी उसके आप डायरेक्टर हैं, और हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ आपका भी गहरा जुड़ाव है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, मध्य प्रदेश आदि अनेक राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ अनेक कैपेसिटीज में आपका जुड़ाव रहा है। संयोग से बिंदु जी के साथ भी मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है। अनेक अकादमिक मंचों पर जहाँ वे हमारे विश्वविद्यालय में आई हैं, मुझे भी मौका मिला है उनके साथ देश के अनेक स्थलों पर मंच शेयर करने का। जैसा मनोज जी ने कहा, आपका जो पीएचडी का विषय था इंटरफेस ऑफ इंटरपर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, इस विषय पर आपका गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपने अपना पीएचडी किया। आप हरियाणा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था सर्व शिक्षा अभियान का, फॉर डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, उस पर भी आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। अपनी मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। आपके निर्देशन में अब तक 13 विद्यार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, और एमफिल और एमए के विद्यार्थियों की संख्या तो बहुत अधिक है। आप भी देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखती रही हैं, और हरियाणा के विश्वविद्यालयों में वहाँ के विभागों को एकेडमिकली स्ट्रेंथन करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके माध्यम से हम प्रदेश के लिए योग्य अधिकारियों की नियुक्तियां करते हैं, उस चयन प्रक्रिया से भी आपका गहरा संबंध रहा है। आपका कम्युनिकेशन थ्योरी, मीडिया रिसर्च, ये मुख्य एरियाज रहे हैं और आपने देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के जो डिस्टेंस मोड के पाठ्यक्रम हैं उनके लिए भी कोर्स मटेरियल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रस्तुति के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मीडिया थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मीडिया रिसर्च, रीडेबिलिटी स्टडीज एंड मीडिया लिटरेसी, ये आपके प्रमुख विषय हैं और कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों में भी आपने अध्यापन कार्य किया है और वहाँ के विश्वविद्यालयों के साथ आपका जुड़ाव रहा है। विशेषकर फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ आप जुड़ी रही, हांगकांग, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया आदि अनेक देशों में आप एकेडमिक असाइनमेंट के लिए भी जाती रही हैं। तो ये आपका जो अनुभव मीडिया रिसर्च के क्षेत्र में है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर बिंदु शर्मा। Thank you, Professor Sanjeev Bhanawat ji, for kind words. Respected Bhanawat sir, sutradhar of this webinar and edited communication today. Professor Manoj Dayal ji, senior media academicians, and both are my guide, both in academic and personal matters also, and friends also. And another panelist, Professor Monica Verma, faculty members who are here to interact in this seminar on very important issue, that is status of media research in India, and research scholars and senior, I can see officials, participants. So thank you so much, Bhanawat sir, for giving me this opportunity to interact on this very important topic. In fact, to gain different perspectives on this very important topic, that is media research in India. As we already know, we celebrated 100 years of media education way back in 2020, and some of our departments conducted seminars here and there, mostly online, because that was Corona period. And but the event. बिंदु जी, माइक अनम्यूट हो गया है। Okay. So, but the event that led to the beginning of media research, jahan se shuru hua media research, that was the First World War, when the attempt was made to understand propaganda. But social scientists, they were more concerned with the effects of media. As that time media were labeled as magic multipliers, media opinion shapers, opinion makers. Very dominant effects of media were perceived not by media scientists or media scholars, because at that time media was not a full-fledged academic discipline, but it was social scientists who started the research in mass media. That's why, as Dayal sir was also pointing out, we have borrowed many methods, many concepts from social sciences research, and still we are practicing those kind of methodology when we are conducting media research. I think part of this is okay, because media is a part of society. Media cannot work in isolation. It has to work under some social and political environment. So social, political, and culture, all these factors, they're very important when we are conducting media studies. That's why we say that media research is highly multidisciplinary or interdisciplinary research. This is how research in communication started way back, almost more than 100 years, and that was the same time, almost the same time. You can take 5-6 years more when education in media or media education started in India. It not started exactly. It was introduced in India by Anne Besant, as you know, as a part or as a course
in Department of English in Faculty of Arts. So that's how the foundation was, foundation of media education was laid. And now we are all witness, we have witnessed the historical growth and development of media education in India, as Professor Dayal has already talked about the pioneer in media education, Shri P.P. Singh ji. So that's now media courses. I will not delve into the history of media education because a lot of material is available, and there was another webinar also from Communication Today as far as media education is concerned, and we were all well versed. So nowadays, many private universities, state universities, they took the lead to initiate PhD programs in media education, and many private institutions they have, and even the institutions which are owned by big media houses, they are also conducting, also running PhD programs in mass communication, and there is sort of you can say boom as far as number of media institutes in India is concerned. So research, which already is a very essential component of any curriculum, right? And because the main objective is to, obviously for the scholar, is to get the degrees at different levels, Professor Dayal has talked about. And second important essential criteria is for jobs, for caste, and now they have fixed the number of publications at various levels. And besides that, research projects and consultancy, they have added advantage. So all these efforts, they are to create by the regulatory bodies, by UGC, by ICSSR. The effort is to create kind of research ambience, but practically scholars and media faculty, they are more concerned either with degrees or promotion. And every day, as Professor Dayal talked about, that we have requests not only from scholars, not only from students, faculty members, but also from media professionals और academicians की please जो है madam PhD में enroll कर लीजिए, because besides academicians, the professionals, they are they are getting interested into doing PhD, maybe for having a backup option or something like that, or they are genuinely interested in exploring various field of media and communication. So that's a very individual question. So as far as when we teach media research, right, and my fellow panelists, they are also teaching media research in their respective universities, and we quote very classical studies, and even scholars are here, faculty members are here, and those classical studies are mostly classical studies which were conducted way back, whether in either in America or in European countries, like presidential election studies, diffusion innovation studies, adoption studies, violence studies, right, and psychological theories which were used in in the area of communication and mass communication. And when we quote important study from Indian perspective, we gave example like they are very important studies like SIDE, Kheda, or Kheda project, or some extension study. But as the internet entered into academics, it no doubt it gave boost to research exposure, like the scholars, they got you can say global research exposure to global research scenario, and the focus was shifted to new media, as already discussed. And now we have many research journals and access to various kind of databases. So there is no doubt a big boost in quantity and easy access and easy
learning of research softwares that has produced bulk of quantitative researches, and it has also provided, we can say, a very comfort zone to the scholar, because this cut and paste, this kind of theory, this kind of, not theory, this kind of you can say business, this is very easy and to publish research papers and to get your thesis done in a minimum time. So, but no doubt, with the introduction of plagiarism software, there was a bit, control that was exerted by the universities. But at the same time, the paraphrasing and grammar kind of softwares, they help the scholars to overcome this hurdle. So there is we have large, if we one thing is the documentation of research. I'll specifically talk about. There was attempt to document research studies in Western or European studies. They are very, clearly or very concisely, very very without any ambiguity, they are documented. And we, Clapper, he has made a big effort to document all these research studies. But documentation of Indian research studies, the effort was made by IAMC way back, but we don't have, kind of clear-cut documentation of these studies. And when my students ask, Madam, why you are always teaching, Western theories and models, why not models having Indian perspective? Though we have started working on Indian models of communication also, or models which are from our own ancient knowledge system, but still, even my panelists would agree that we generally talk about Sadharanikaran, the concept of Sadharanikaran. And in many seminars and many such platforms, we talk that we should, work on Indian knowledge system. We should devise new models and theories, because our own rich tradition is full with, is embedded with so many concepts and theories which need to, need to be explored. But and I think almost all the seminars, they end with this kind of, you can say, recommendation that Indian scholars work on Indian concepts of communication. And when we see our textbooks and whatever we teach, we are teaching only the concept of Sadharanikaran. Either maybe we are not conscious regarding the patent aspect of getting our research registered, or we simply, we when we analyze Indian text, we do it in a very journalized terms. Like in our institute, we have certain thrust areas of research and Indian concept of communication. When our institute came up, and Indian concept of communication, readability study, and media literacy, they are very important area on which scholars are doing research studies or doing PhDs. But these studies, they are very journalized. Like what kind of principles they are coming out from Bhagavad Gita, or from Ramayana, or from ancient texts, right? But we are not going at a very specific or at very micro level. The attempt is to explore the Indian principles of communication. Now every text is so enriched that it's very visible. You can take out principles of communication from any ancient Indian text. But when we talk about the reliability or validity, or you can say universal application of those concepts, then that research takes backseat. So
my humble request is to all the Indian communication scholars that we have very rich knowledge system, and there is no harm in exploring new media along with the other traditional media for communication, but we have to devise our own method. No doubt we take textual analysis, we talk about rhetoric analysis when we are doing such kind of research, but there should be some, the focus should be on the application part of those principles which are embedded in our ancient Indian texts. Like one example, I'll conclude my presentation with one example, that we try to extract the principles of message interpretation from Mimamsa. So initially we thought it would be and one thing here I would like to stress upon, that we need collaborations in research. Dr. Bhanawat is here, Dr. Diyal is here, Dr. Verma is here, and I think I have not seen any collaborative effect on the part of state universities or among the state or private universities or other research organization to come up with a big collaborative study on multilingualism and multicultural aspect of Indian population, because we have diversity, and we can, if we collaborate on various platforms, it's very difficult to study diversity, whether it's linguistic diversity, whether it's cultural diversity, for one particular university or one particular organization. But if we take this collaborative kind of effect, that collaborative kind of research, I think we will be able to explore the areas of multilingualism or multiculturalism at very micro level. So this is what my recommendation is, that there should be some collaborative effect between the collaborative attempt between various universities or institutions to conduct research on this particular kind of areas, and so that we would be able to develop our own indigenous or Indian system of media or communication research. Thank you so much. तो बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी। मीडिया शिक्षा की उस एक सदी की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जो एक समृद्ध सामग्री है, ज्ञान छिपा हुआ है, कहीं उस पर आधारित, मेरे ख्याल आपने मीमांसा, रामायण, महाभारत की आपने चर्चा की, गीता की आपने चर्चा की। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमने पूरा वेबिनार इस पे किया था, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, संचार के कितने विविध पक्ष हमको वहां देखने को मिलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम इन चीजों का अध्ययन अध्यापन अपने पाठ्यक्रमों में वो निर्धारित नहीं किया गया है। तो आपने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया कि कहीं हमें अपनी उस समृद्ध ज्ञान परंपरा से हमारे सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा और आपस में पारस्परिक सहयोग समन्वय के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालय आपस में कहीं कोई एक भारतीय पद्धति विकसित कर सके शोध के क्षेत्र में, तो शायद ये शोध के लिए के व्यापक हितों में रहेगा। ये सही है कि सॉफ्टवेयर और गूगल की टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल एक्सपोजर हमको दिया है, एक क्लिक के ऊपर सब कुछ हमारे साथ सामने है। यूजीसी ने शोध गंगा के माध्यम से जिस प्रकार देश में हो रहे शोध को एक जगह पर एकत्रित करने का प्रयास किया है, ताकि किन विश्वविद्यालयों में क्या काम हो गया है, पुनरावृत्ति के दोष से कहीं हम बच सकें। प्रयास जारी हैं और जितना अधिक हम इसमें गंभीर होंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो उतना ही उपयोगी होगा। संयोग से हमारे इस ग्रुप में राजीव कुमार जी शुक्ला जुड़े हुए हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में एडीजी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि 23 जुलाई का भारतीय प्रसारण इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 23 जुलाई 1927 जब भारत में पहली बार विधिवत रूप से प्रसारण होता है रेडियो का, और तत्कालीन जो वॉयसराय थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था।
तो उन्होंने चैट बॉक्स में सभी को बधाई दी है। हमारी ओर से भी उनके प्रति आभार कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन की ओर ध्यान दिलाते हुए हमें इसको याद दिलाया। हमारी उस जो ब्रॉडकास्टिंग की परंपरा है, आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। इसलिए आइए अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा जी को। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश में मीडिया शिक्षा को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने में। लगभग 3 दशक की अपनी उस यात्रा में इस विश्वविद्यालय ने कई नए प्रयोग किए हैं। उनमें से एक प्रयोग जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, शोध का एक स्वतंत्र विभाग स्थापित करना, मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रयोग इस विश्वविद्यालय के इस तरह पर हुआ है। और उसी विश्वविद्यालय के इस विभाग की हेड के रूप में प्रोफेसर मोनिका वर्मा पिछले 2 दशक से एक तरह से काम कर रही है। उनका शोध अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जिस तरह से कुछ पत्रिकाओं का उल्लेख भाई मनोज दयाल जी ने अपने वक्तव्य में किया था, तो मोनिका जी भी मीडिया मीमांसा के माध्यम से देश के उस शोध की नानाविध प्रवृत्तियों को कहीं आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। अभी पिछले महीने जब मुझे भोपाल जाने का मौका लगा था, तब मैंने उनके उस डेडिकेशन को, उस पत्रिका के उस पूरी प्रकाशन को और उनके उस परिश्रम को बहुत निकट से देखा था। तो मुझे लगा कि जो उनकी एक पूरी यात्रा है संचार के क्षेत्र में, जिस प्रकार से वो पुस्तक लेखन के साथ साथ शोध पत्रों के लेखन में पूरे समर्पित भाव से जुड़ी हुई हैं, उनका स्वयं का रिसर्च प्रैक्टिसेस का एक बहुत डिस्टिंग्विश रिकॉर्ड रहा है। क्यों नहीं हम उनसे भी अपने उनके अनुभव सुने। उन्होंने टीचिंग की नई नई जो टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, उसको विकसित करके अपने विद्यार्थियों को और शोधार्थियों को एक तरह से प्रोत्साहित किया है। और जो कुछ एरियाज हैं, जब हम बात करते हैं, जो बिंदु जी अभी कर रही थी भारतीय चिंतन परंपरा का, तो हमारी लोक सांस्कृतिक परंपरा है, उसे भी कहीं उन्होंने देखने समझने का प्रयास किया है। विशेषकर हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो उन ट्राइबल एरियाज से लेकर के डिजिटल मीडिया, ये पूरा जो एक विकास क्रम है, उनको उन्होंने अपनी शोध यात्रा में देखा है। तो चाहे वो हमारा ट्राइबल लाइफ हो, चाहे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि, इन सभी क्षेत्रों में मीडिया रिसर्च की उस फिलोसॉफी को विकसित करने में, उसको प्रोत्साहित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मीडिया मीमांसा के माध्यम से वो देश के अनेक विश्वविद्यालयों को उस पत्रिका के माध्यम से एक तरह से जोड़ पाई हैं और रिसर्च को प्रोत्साहित किया है। मैं प्रोफेसर मोनिका वर्मा से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर वो जो उनका अनुभव रहा एक डिपार्टमेंट को हेड करते हुए, इस शोध यात्रा को निकटता से देखने का अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर मोनिका वर्मा जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय भानावत जी, डॉक्टर मनोज दयाल जी, डॉक्टर बिंदु और इस वेबिनार में उपस्थित सभी शोधार्थी, शिक्षक और मीडिया कर्मी। एशिया के पहले और मीडिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से मैं डॉक्टर मोनिका वर्मा आप सभी को बधाई देती हूँ एक सार्थक चर्चा के लिए, मीडिया शोध पर गहन चिंतन के लिए। मीडिया शोध की जो मेरी यात्रा रही है वो माखनलाल से पहले शिमला विश्वविद्यालय से रही है, जहां मैंने अपनी पीएचडी पूर्ण करी डॉक्टर वीरबाला अग्रवाल मैडम और वेपाराव सर के साथ में। भानावत जी का एक आशीर्वाद हमेशा ही शिमला यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट और मनोज दयाल जी का भी रहा, उसके लिए हम उनसे आभारी हैं कि उनका सहयोग हमें हमेशा शोध में मिलता रहा है। मीडिया शोध की जो एक यात्रा है, अगर मैं उसको समराइज करने की कोशिश करूं, जैसा हमारे डॉक्टर मनोज दयाल जी ने कहा, डॉक्टर बिंदु ने कहा, तो समराइज हम सिर्फ छोटे से कंटेक्स्ट में भी कर सकते हैं। अगर हम अर्ली डेज को देख रहे हैं अपने 1947 to 1960 में, when we are developing our print media and radio, then the research trend was extension studies, diffusion and adoption studies. हम ये देख रहे थे कि how the media is expanding themselves and how the media are adopted by the population. जब हम 1960s and 1970 के पीरियड को देखते हैं, जहां पर रेडियो एंड प्रिंट से हम पॉपुलेशन को कम्युनिकेट कर रहे थे, देन द ट्रेंड गोज ऑन द इम्पैक्ट स्टडीज, डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन स्टडीज। 1960s में डेनिस मैकवेल ने हमें इफेक्ट स्टडीज के बारे में बताया, तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ इफेक्ट स्टडीज भी, इम्पैक्ट स्टडीज भी बहुत ज्यादा होने लगी। एंड मनोज दयाल जी को याद होगा कि 1960 एंड 70s का दौर था जब मीडिया में हर व्यक्ति इफेक्ट और इम्पैक्ट स्टडी करने लगा हुआ था। 1971 से 80 में हमने कुछ सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स किए
जिसमें हमारे पास फिर जो ट्रेंड रिसर्च का बदल कर आता है वो आता है रोल ऑफ मीडिया इन फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। इन सब में हमने स्टडीज को देखा, रिसर्च स्टडीज को। 1981 से 1990 का जो एज जाता है दैट इज ऑफ टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया बूम, बिकॉज सैटेलाइट चैनल आ चुके थे। सो बहुत सारी व्यूवरशिप एंड स्टडीज या टेलीविजन सोप ओपेरास के आने के बाद सोप ओपेरास का इफेक्ट पॉपुलेशन पर या अलग अलग डेमोग्राफीज पर हमने रिसर्च स्टडीज देखी। मॉडर्न एज में 1991 से 2000 तक सिनेमा का बूम आना और टेलीविजन का साथ में रहने में हमने रोल ऑफ मीडिया एंड इफेक्ट स्टडीज को ही देखा। डिजिटल एज 2001 से 2010 में जब आया तो कहीं हमने ग्रोथ देखा कंटेंट एनालिसिस का, या हम कहें कि सिनेमा एंड अदर विजुअल मीडिया पर स्टडीज का। 2010 से 15 में सोशल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया जब हर पॉपुलेशन के हाथ में आ गया, तब हमने देखा कि लोगों ने रिसर्च को गहनता से समझना शुरू किया और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या जैसा बिंदु जी कह रही थी अभी, रिटोरिक एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस, इन सारी स्टडीज को, या कल्चर स्टडीज या जेंडर स्टडीज पर भी हम चले गए। क्षमा करें। नाउ अब आज जो मनोज दयाल जी ने कहा, बहुत ही एक चुनौती भरा समय है कि हमारा मीडिया शोध एक जवानी की अवस्था में आ चुका है, और ऐसे में मीडिया शोध अपने दिशा से ना भटक जाए। मीडिया शोध को बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कुछ बिंदुओं पर मैं ध्यान दिलाना जरूर चाहूंगी, जो मुख्य तौर पर आज माखनलाल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम देश भर में चर्चा में लाना चाहते हैं। आदरणीय भानावत जी से मेरा आग्रह है कि कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से इन मुद्दों पर एक हम अपना फ्रेमवर्क बनाएं और उसको हम पूरे देश में लेकर के चले जाएं। जो मीडिया विभाग हमारे देश भर के स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कार्य कर रहे हैं, रिसर्च में, शोध में कार्य कर रहे हैं, या हम माखनलाल यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, मुख्य तौर पर 2-3 चीजें बहुत ज्यादा हमें समझने की आज जरूरत है जब मीडिया शोध एक जवानी की अवस्था में आ चुका है। अगर हम ग्लोबल सिनारियो को देखते हैं तो ग्लोबल सिनारियो में एवरी स्कॉलर इज वर्किंग ऑन नाउ द डीकॉलोनाइजिंग ऑफ द रिसर्च। भारत में हम अभी डीकॉलोनाइजिंग ऑफ रिसर्च की तरफ समझे ही नहीं हैं। Decolonizing of research means to decolonize your topics, to decolonize your methodologies, to decolonize your research areas, to decolonize specifically the applications of your research to a particular demography and to a particular media. आज हम इंडिजीनियस स्टडीज की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिजीनियस स्टडीज हम देखते हैं कि हमारे कुछ स्कॉलर्स 2 to 5% स्कॉलर इंडिजीनियस स्टडीज पर जाते भी हैं, परंतु यदि हम उन्हें डीकॉलोनाइजिंग रिसर्च का स्पेस नहीं देंगे, हम उनको एक अलग से स्पेस नहीं बनाएंगे, that these people are carrying the researches of our indigenous populations with an indigenous methodologies, with an indigenous application to a particular demography, तब तक हम शायद अपने शोध को डिस्टिंग्विश वैश्विक स्तर पर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज देश भर में हम देख रहे हैं, या मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी में देखती हूँ, हर दूसरे दिन हम एक पीएचडी अवार्ड कर रहे हैं, मगर उस पीएचडी डिग्री का पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उस पीएचडी डिग्री का सोसाइटल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वो एक लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट बन करके रह जाती है। सो देयर इज अ नीड टू make in a topic as per the targeted which we can implement into the policies, which we can implement into the societal upliftment. साथ ही साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि रिसर्च में रिसर्चेस किस तरीके से लाया जाए। वे बैक अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वेस्टर्न मॉडल्स थे, वेस्टर्न थ्योरीज थी, जिनको बेस बना करके, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना करके शोध रिसर्चर्स ने रिसर्च किया। बट नाउ देयर इज ए नीड, लाइक अगर भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक निर्मल मणि अधिकारी स्टडी करके एक नया मॉडल दे सकते हैं, सो व्हाई नॉट ए न्यू रिसर्चर कैन स्टडी द इंडिजिनियस पॉपुलेशन एंड कैन जर्नलाइज और कैन इम्प्लीमेंट द न्यू थ्योरीज एज पर दैट डेमोग्राफी विद देयर रिसर्च। ये बहुत जरूरी है कि आज हम जब भारत को एक वैश्विक पावर के रूप में देख रहे हैं, या वर्ल्ड पावर के रूप में हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये मीडिया संस्थानों की भी, या मीडिया शिक्षण संस्थानों की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने शोधार्थियों के विषयों को चयन करते समय, शोध की सीमाओं को तय करते समय,
शोध के प्रारूप को बनाते समय उसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एज पर अवर कंट्री या सोसाइटल इम्प्लीमेंटेशन अवर कंट्री, या हम कहें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी एक चैप्टर प्रमुखता से भारतीय लिटरेचर का डालना आवश्यक, हम उसको कंपल्सरी करें। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म में जो शोधार्थी शोध करते हैं या जो पीएचडी में अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, उनकी पीएचडी के थीसिस के अंदर एक चैप्टर फ्रॉम द इंडियन नॉलेज होना जरूरी है, कंपल्सरी है। उस अगर वो नहीं होता है तो हम पीएचडी अवार्ड नहीं करते हैं। आप फॉरेन ऑथर्स को कोट करके साइटेशन दे सकते हैं, आप फॉरेन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ले सकते हैं, बट वेयर योर टॉपिक इज गोइंग टू बी अटैच्ड इनटू द इंडियन नॉलेज एंड इंडिजीनियस नॉलेज, वेयर योर टॉपिक इज गोइंग टू बी कोरिलेटेड विद द इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो कहाँ उससे कोरिलेट हो रहा है, उसका एक चैप्टर आपके थीसिस के अंदर होना जरूरी है, वो मेंशन होना जरूरी है, तभी हमारे माखनलाल यूनिवर्सिटी में हम पीएचडीज को अवार्ड करते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव हमने 2014 के बाद में लिया, जब माखनलाल यूनिवर्सिटी में उस समय हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर बीके कुठियाला के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि शोध को, क्योंकि हम एक विश्वविद्यालय है और एक विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी शोध के विषय या शोध की डिग्री को एक सेपरेट स्पेस मिलना जरूरी है, सो दैट वो एक कलेक्टिव मास के तौर पर ना काम करें, बल्कि एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होते हुए यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हाउ वी कैन स्टार्ट। तो 2014 में जब हमने इसको स्टार्ट किया था, इट वाज ए चैलेंज टू मी ऑल्सो व्हेन द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू मी कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल पीएचडी प्लस हमने उस समय 2014 में स्टार्ट किया एमएससी मीडिया रिसर्च, उन सबको मैं एक डिपार्टमेंट के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट करके एक नए डिपार्टमेंट को रन करूं। आज मुझे आप सबको बताते हुए ये खुशी है कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का मीडिया रिसर्च कम्युनिकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट जो मीडिया रिसर्च में डिग्री देता है, 2 ईयर पीजी प्रोग्राम देता है, आज हमारे मीडिया रिसर्च के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो मीडिया में, पॉलिटिकल एनालिसिस में, सोशल मीडिया एनालिस्ट में और बहुत सारी स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। माखनलाल यूनिवर्सिटी में मेरे कलीग्स अक्सर ये कहते हुए आप सुनेंगे कि रिसर्च डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट हु हैव प्रोड्यूस्ड द लार्जेस्ट नेट एंड जेआरएफ इन द प्रीवियस ईयर्स। जिसके पीछे का रीजन केवल मैं नहीं हूं या रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, मगर उसके पीछे का रीजन है रिसर्चर्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, रिसर्चर्स को या जो बडिंग रिसर्चर्स हैं जिनको आगे जाना, जिनको कम्युनिकेशन रिसर्च में काम करना या उनको असिस्टेंट प्रोफेसर में जाना और एक अच्छे शोध के साथ में जाना, उनको एक एनवायरनमेंट हमने दिया। एंड बच्चों का मेहनत था, सिलेबस की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक क्वालिटी डेजर्टेशन हमें सबमिट करना था। हर सेमेस्टर के अंदर उनको छोटी छोटी पोर्टफोलियो स्टडीज करनी थी, वेयर वी आर गोइंग टू टीच देम द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इनटू द रिसर्च। उसी सब का नतीजा था शायद कि उन्होंने 3rd और 4th सेमेस्टर के अंदर अपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए एंड देन दे फ्लू टू द अदर स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मीडिया शोध का जो दृश्य है हम देश में जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है, एक गहन विषय और समझ में आता है, जिससे मनोज दयाल जी ने भी ये बात कही, बिंदु जी ने भी ये बात कही, भानावत जी भी सहमत होंगे। जब भी कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध पूरा करता है, अपना डॉक्टरेट थीसिस बाइंड करता है, तो हम उसको देखेंगे तो उसमें अगर उसने 30 से 35 स्टडीज को रिव्यू किया है, सो ऑल द 30 एंड 40 रिव्यू स्टडीज आर ऑफ द फॉरेन ऑथर्स। उसमें एक भी इंडियन ऑथर्स को साइटेशन नहीं दिया जाता है। So now there is a time to give the citation to each other work so that we can collectively make a broad impact on the international level, that India is also doing the major studies with the development of the mass media in the country as per our indigenous populations. हमारे स्कॉलर्स को ये भी मैंडेटरी किया जाना चाहिए कि उनकी शोध स्टडी के अंदर 20 ऑथर अगर फॉरेन हैं तो उनकी स्टडी के अंदर कम से कम 10 से 15 ऑथर्स इंडियन होने चाहिए, और वो चाहे आप इंडिजीनियस नॉलेज से लें,
चाहे आप प्रेजेंट मॉडर्न एज से ले, हर विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे पीएचडी थीसिस जमा हो रही हैं, but all the theses are kept to be into the library. No theses are given to be on the publication. Less theses are on the publication. Less research work is on the citation. So until and unless we will not respect each other work, until and unless we will not refer each other's work, we will not give citation to each other, we cannot create our own world of the research on the global framework. सो मुख्य तौर पर जब हम रिसर्चेस की भी बात करते हैं, अगर हम फॉरेन स्टडीज को ही बार बार कोड करते रहेंगे तो शायद हम अपने यहाँ पर रिसर्चेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई वी आर लैकिंग डिस्पाइट ऑफ द मल्टीपल रिसर्चेस एंड 100 ईयर ऑफ मीडिया एजुकेशन. अभी हमने सेलिब्रेट किया भानावत जी के साथ में, आप सभी के साथ में हमने सेलिब्रेट किया. 100 ईयर ऑफ मीडिया एजुकेशन के बावजूद भी आज हमारे पास लेस नंबर और हम कहें कि फ्यू नंबर ऑफ पेटेंट है मीडिया रिसर्च के अंदर. हमारे पास वेरी लेस नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं मीडिया स्टडीज के अंदर, जबकि हमारे भारत के अंदर हमने कुछ मेथडोलॉजीज को स्वयं से स्टडी किया, इन्वेंट किया और उसको हमने शोध में लिया. दूसरा इंपॉर्टेंट विषय जो मैं शोध के अंदर देखती हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें इंटरनेशनल ऑथर्स ने दी. भारत के अंदर शिक्षकों के पढ़ाने या समझाने में कमी रह जाती है या छात्रों के समझने में कमी रह जाती है कि वो मिक्स मेथोडोलॉजी जैसी टर्म को अपने थीसिस में लेते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ to make the textual intervention into the qualitative and how to make the number intervention into the qualitative. So it's a very important matter to look into the every research work कि किस तरीके से उसके अंदर मिक्स मेथोडोलॉजीज को डाला जा रहा है एंड हाउ द टेक्सचुअल इंटरवेंशन क्वांटिटेटिव में कैसे किया जा रहा है या नंबर का इंटरवेंशन क्वालिटेटिव में कैसे किया जा रहा है. मीडिया स्टडीज के अंदर केवल मीडिया मॉनिटरिंग या मीडिया एनालिसिस ही नहीं है, परंतु हमारे देश का प्रमुख मुद्दा द क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, monopolization of the media. These are the important issues which should be referred to the students to study. मेरे यहाँ पर माखनलाल यूनिवर्सिटी में मेरा अनुभव की बात भानावत जी ने कही तो मैं आपसे थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी. मास्टर स्टूडेंट जो अभी बैच पास आउट हुआ, they have carried out their studies and their dissertations, their portfolios with parallelly they have carried out a project of the Madhya Pradesh Police Department. So research department is getting an opportunity from the state different wings to do the research with the Makhanlal University Research Department. जो हमें एक बेनिफिट मिलता है एक अलग से रिसर्च डिपार्टमेंट, मीडिया रिसर्च कम्युनिकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट होने का माखनलाल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना पॉपुलैरिटी या अपनी इमेज बिल्डिंग का एक रिसर्च कैरी किया. एंड आई वांट टू टेल यू, जो हमारे अलाइड विंग हैं सोसाइटी के अंदर, हम अपने आप को एक पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, अदर पिलर्स आर वर्किंग आल्सो विद अस. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा टूल, बहुत अच्छा क्वेश्चनियर बनाया बिकॉज देयर डीजीपी इज फ्रॉम द जेएनयू. सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि रिसर्च इंक्लाइनेशन ऑलरेडी था, तो रिसर्च उन्होंने क्रिएट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चनियर बनाया अपनी इमेज बिल्डिंग की स्टडी के लिए और उसमें कैसे वो सुधार कर सकते हैं पॉपुलेशन के बीच में, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि पुलिस की इमेज बहुत अच्छी पॉपुलेशन के बीच में नहीं होती है. या वो एक अच्छी इमेज कैसे बना सके और अपनी पॉलिसीज को कैसे लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट कर सके कि जनता ट्रैफिक के रूल समझ सके, जनता साइबर क्राइम की अवेयरनेस को समझ सके और बहुत सारे अदर इश्यूज को समझ सके. उस क्वेश्चनियर को बनाने के बाद उन्होंने अपना हर थाना लेवल पर उस क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड डाटा कलेक्शन किया. बट नाउ दे गॉट द प्रॉब्लम हाउ टू डू द एनालिसिस ऑफ दैट डाटा. देन दे अप्रोच द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ माखनलाल यूनिवर्सिटी एंड हमें उन्होंने अपने पूरे डाटा का रिसर्च का एनालिसिस करने के लिए दिया, जिसमें उन्होंने लगभग 23,000 रिस्पोंडेंट का डाटा कलेक्ट किया हुआ था. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू पीपल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि वो सारा डाटा एनालिसिस एमएससी मीडिया रिसर्च के 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट ने कैरी किया. एंड मल्टीपल प्रेजेंटेशन जब हमने पुलिस डिपार्टमेंट में डीआईजी आईजी के सामने दिए, दे वर वेरी मच सरप्राइज कि बच्चों ने इतना डेप्थ एनालिसिस किया जो हमने सोचा नहीं था. एस मनोज दयाल जी ने कहा,
बहुत राइटली कहा, बहुत सही कहा, मैं सहमत हूं आपसे कि जब तक बच्चे को बेसिक नहीं पता है, एक्सेल का बेसिक नहीं पता है, नंबर्स का बेसिक पता नहीं है, मीन मीडियन मोड का पता नहीं है, तब तक आप एसपीएसएस पर मत जाइए। बच्चों ने एसपीएसएस यूज किया, बच्चों ने एनवीवो यूज किया, बच्चों ने आर यूज किया, एंड द वेरी गुड प्रोडक्ट एनालिसिस वी हैव गिवन टू द पुलिस डिपार्टमेंट व्हिच दे आर गोइंग टू यूज इनटू द नेक्स्ट इलेक्शन व्हिच इज कमिंग इनटू द मध्य प्रदेश। बिफोर दिस, इससे पूर्व में भी हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहें या फिर हम एनसीईआरटी डिपार्टमेंट को कहें, उनके साथ में हमने प्रोजेक्ट कैरी किया। एक अनुभव है मेरा जिसमें ये समझने में आता है कि हम अपने मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स को उनकी रिसर्च स्टडीज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, अगर अपने सोसाइटल अलाइड विंग्स में रिसर्च में इन्वॉल्व करते हैं तो डेमोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग, इंडिजिनियस पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग, डीकोलोनाइजिंग ऑफ द रिसर्च का अंडरस्टैंडिंग या सोसाइटल इम्प्लीमेंटेशन उनके अंदर स्वयं ही आना शुरू हो जाएगा। रिसर्च के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भानावत जी भी देखते हैं, दैट इज पब्लिकेशन, क्वालिटी पब्लिकेशन जो अक्सर भानावत जी फेस करते हैं और अक्सर रिसर्चर से कहते हैं भाई मुझे प्लेगरिज्म का सर्टिफिकेट अपना दीजिए तभी मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि द क्वालिटी पब्लिकेशन, द ओरिजिनल प्लेगराइज्ड पब्लिकेशंस हमारे सामने आना, हमारे स्टूडेंट के सामने आना, स्कॉलर्स के सामने आना, उसमें मीडिया संस्थानों में हमारे जो विभिन्न शिक्षक हैं वो उसमें कार्यरत हैं। और मैं चाहूंगी भानावत जी के माध्यम से कि इस पर हम एक और गहनता से एक मूवमेंट चलाएं कि क्वालिटी पब्लिकेशन ही स्कॉलर्स को पढ़ने को मिले, फेक पब्लिकेशंस ना मिले, ना ही फेक पब्लिकेशंस को हमेशा हम पब्लिकेशन में प्लेस देंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया शोध को हम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रीवियस में भी जो माखनलाल के अंदर मेरा अनुभव रहा शोध को लेकर के स्कैटर्ड था, मगर अब एक डिपार्टमेंट हो जाने की वजह से ऑल द यूनिवर्सिटीज लुकिंग टू द रिसर्च डिपार्टमेंट फॉर एनी रिसर्च एक्टिविटी। जैसे आपको अभी लास्ट वीक का भी मैं एक अनुभव सुनाऊंगी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी इन भोपाल इज कैरिंग ए प्रोजेक्ट ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो उनको अपना एक क्वेश्चनियर भरवाना था जिसमें सैंपल्स यूनिवर्सिटी थे। They approached our registrar and registrar sent the questionnaire to research department. So we should consider the research faculties, research departments, research journals into consideration। हमें उनको एक ग्रुप में लाना और सभी रिसर्च जर्नल्स या रिसर्च फैकल्टीज को क्लब करके हमें एनईपी के साथ में फर्दर काम करने में ही हम शायद दिशा से भ्रमित नहीं हो पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मनोज दयाल जी हमारे साथ हैं, भानावत जी हमारे साथ हैं, बिंदु जी हैं, देश के अन्य विश्वविद्यालयों में हमारे सीनियर्स हैं जो अक्सर हमें शोध में मार्गदर्शन देते रहते हैं। रिसर्च, मीडिया रिसर्च में एक्सपेरिमेंट बहुत है, मीडिया रिसर्च में टॉपिक्स बहुत हैं, मगर मीडिया रिसर्च में टॉपिक को चूज करना, एक टारगेट रिसर्च को करना जिसका इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के अंदर हो या कुछ रिसर्जेंस उस रिसर्च से हम लेकर आ पा रहे हैं, एंड हाउ वी कैन डू द डीकोलोनाइजिंग ऑफ आवर रिसर्चेस इन आवर कंट्री इन कंटेक्स्ट टू आवर ओन पॉपुलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अमेरिका के अंदर इन्वायरमेंटलिस्ट वहां के इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहा है अपनी पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में, तो भारत के अंदर भारत के इन्वायरमेंटलिस्ट को अपनी पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में स्टडी करना है इन्वायरमेंट को, ये हमें समझ में आता है। बट वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग दैट अगर यूएस, अफ्रीका या क्रिटिकल थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेशन में फ्रैंकफर्ट स्कूल ने अपने कंटेक्स्ट में स्टडी किया कुछ कम्युनिकेशन को और अपने कंटेक्स्ट में उन्होंने थ्योरीज एंड मॉडल्स को दिया, सो नाउ देयर इज ए टाइम कि हमारे मीडिया रिसर्चर्स इंडियन कंटेक्स्ट में स्टडी करें एंड इंडियन थ्योरीज एंड मॉडल्स को इवॉल्व करें, एंड वी विल गिव दैट डायरेक्शन टू द वर्ल्ड टू लुक बैक टू द इंडिया फॉर कम्युनिकेशन रिसर्च। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मोनिका वर्मा जी, आपने बहुत विस्तार से अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। निश्चय ही माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के ये प्रयत्न अभिनंदन के योग्य हैं कि किस तरह से विभिन्न समय पे जो कुलपति रहे उनके नेतृत्व में
आप जैसे कर्मठ शिक्षकों ने विद्यार्थियों की एक ऐसी सशक्त पीढ़ी तैयार की जो सामाजिक उपादेयता से संबंधित विषयों पर काम कर रहे हैं और समाज में अपनी एक अच्छी पहचान बना रहे हैं। आपने जिस फ्रेमवर्क तैयार करने का उल्लेख किया, एक छोटा सा सुझाव इस मंच से आप सभी को है। अभी मुकेश प्रधान जी ने मुझे एक मैसेज किया और वो ये चाहते थे कि रिसर्च स्कॉलर्स को भी हम एक राष्ट्रीय स्तर पर कहीं इस प्रकार के सभी सीनियर शिक्षक मिलकर के गाइडेंस दे सकें। अभी कुछ समय पहले मैंने कम्युनिकेशन टुडे के मंच पर एक छोटा सा प्रयोग किया था। जो अमृता विश्वविद्यालय है कोची केरल का, उनके जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उनसे हमने बातचीत की। उसका नाम दिया था मीट द स्कॉलर्स। फिर हालांकि मैंने सोशल मीडिया पर अपडेट किया था लेकिन रेस्पॉन्स मिला नहीं। लेकिन एक छोटा सा सुझाव है, बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि संभव हो सके तो जो आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको हम इस मंच के माध्यम से, देखिए अभी भी 71 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि 70 से 75 हमारा नंबर जो है वो इस समय घट बढ़ रहा है। अमूमन वेबिनार के अंत तक आते आते 10, 12, 15 इस ऑफलाइन के दौर में हमारे मित्र रह जाते हैं। लेकिन इस विषय की गंभीरता का ये परिणाम है कि इतने सारे मित्र देश भर से जुड़े हुए हैं, बल्कि बाहर से भी, वो छोटू सिंह सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हम एक इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं कि जो आपके शोध छात्र हैं उनको लगता है कि मैंने इतना काम कर लिया, हम इस मंच पर अपने मित्रों के साथ शेयर करें और फिर उस पर उनको जो सुझाव मिले तो अपने रिसर्च को और अधिक वो पैना पर उसमें ला सकते हैं, गंभीरता ला सकते हैं। जब मोनिका जी ये बात कर रही थी कि कितना सामाजिक उपयोगिता है इसकी और नीतियों में कितने प्रभावी हो सकते हैं, तो मैं जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ रहा था उसमें एक आइडिया जो दिया गया था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। कितना प्रभावी होगा, क्योंकि हर नीति कागजों में बहुत अच्छी होती है, चुनौती है उसकी क्रियान्विति की। और जो आपके रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से अप्रूव होंगे और टाइमली उनको रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि इतना पैसा देश का खर्च हो रहा है रिसर्च के ऊपर, उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो रही है या वो प्रासंगिक नहीं हो रहा है, जैसा हमारे तीनों विशेषज्ञों ने अभी इस बात की और चिंता प्रकट की। तो उसके माध्यम से कहीं रेगुलेट किया जाएगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इस प्रकार के छोटे छोटे मंचों के माध्यम से इन यात्राओं को और आगे बढ़ा पाए। आपने पूरा जो रिसर्च की हमारी प्रक्रिया थी, कहाँ इम्पैक्ट एनालिसिस से शुरू होकर के हम आगे बढ़ते हैं और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च की हमने चर्चा की, और आपने डीकोलोनाइजेशन और इंडियनाइजेशन आदि की बात आपने की और किस तरह से हम इसको सामाजिक उत्थान के साथ जोड़े, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे। बहुत सारे मित्र लालायित हैं अपनी बात कहने के लिए, वो बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी परंपरा यह है कि हम विशेषज्ञों के वक्तव्य समाप्त होने के बाद इस चर्चा का आमंत्रित करते हैं। केवल एक टिप्पणी के साथ मैं प्रश्नोत्तर के लिए इस मंच को खुला करूंगा। राजीव कुमार शुक्ला जी जो हमारे बीच में आकाशवाणी से जुड़े हैं, देखिए एक मीडिया कर्मी भी यदि शोध में इतनी रुचि लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रयासों की सार्थकता है। उन्होंने संकेत किया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के अपने ऑडियंस रिसर्च ब्यूरो थे जो कहीं ऑब्जेक्टिव तरीके से सारा काम करते थे, लेकिन राजीव जी यदि मेरी बात सुन रहे हो तो दुर्भाग्य हमारा कि अब वो सारे यूनिट्स, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मेरा भी बहुत लंबा जुड़ाव आकाशवाणी दूरदर्शन से विद्यार्थी जीवन से ही रहा, करीब 40 साल मुझे भी हो गए। वो दौर मैंने भी देखा है जब समाचार वाचक का वो हमारे पास क्वेश्चनर आते थे कि उसका उच्चारण कैसा है, उसका कहीं स्पेलिंग उच्चारण की गलतियां तो नहीं है, रीडिंग इफेक्ट किस तरह का है, बहुत सारे इस तरह के उनके क्वेश्चनर थे। लेकिन धीरे धीरे वो यूनिट सब केवल हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के रह गए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के। तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो अब किस तरह से जो हमारे प्राइवेट बॉडी हैं, कमर्शलाइजेशन कितना हुआ है रिसर्च का, कितना फंडिंग हम कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं। अब मोनिका जी ने एक महत्वपूर्ण बात की थी पब्लिकेशन की। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो देखते हैं कि जब आपके पास वो परफॉर्म आता है तो उसमें एक वाक्य लिखा हुआ होता है, सब्सटेंशियल कितने हैं ये पब्लिकेशन के लिए। कितनी यूनिवर्सिटीज में पब्लिकेशन के सेल बने हुए हैं जो विद्यार्थियों के शोध ग्रंथों को प्रकाशन के लिए अनुदान दे रही हैं। आज से शायद 4 दशक पहले जब हमने ये यात्रा अपनी शुरू की थी अकादमिक, उस समय कुछ इस तरह के प्रोविजन थे और देश के कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह का प्रयत्न किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया, सारी ग्रांट्स कट हो रही हैं। किसी विद्यार्थी को इस तरह की शोध अनुदान नहीं मिलता है, बल्कि स्वयं पैसा देके पब्लिशर से अपने अकादमिक उत्थान की दृष्टि से वो अपनी थीसिस छपा रहा है।
शोध गंगा की जहां तक मेरी जानकारी है, हालात ये है कि सालों तक थीसिस अपलोड नहीं हो पाती है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच हम जिस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, वो सब अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो ये सत्र अब चर्चा के लिए खुला है। जो मित्र कुछ कहना चाहते हैं, इस अनुरोध के साथ कि संक्षेप में अपनी बात कहे, कोई टिप्पणी हो या किसी भी विशेषज्ञ से आपका सवाल हो तो उनको संबोधित करते हुए अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो बेहतर होगा कि आप अपना परिचय दे करके अपनी टिप्पणी या सवाल करें। सुधाकर शुक्ला जी, मैं देख रहा हूं उनका नाम यहाँ। भानुवत जी, मैं राजीव, मैं भी कुछ, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा जब आपको सुविधा हो। हाँ राजीव जी। जी जी, अगर चूंकि आपने अभी जिक्र किया तो मैं समझता हूँ मैं इसी मौके का फायदा उठाकर जी एक आध बात कह लूं। देखिए, बहुत अच्छी बातें हुई हैं और जो भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ हमारी समसामयिक शोध को जोड़ने की बातें हैं, ये तमाम चीजें बहुत अच्छी हैं। बस ये है, एक चिंता ये होती है कि कई बार ऐसे विचारों का विशेष पूर्वाग्रहों के लिए इस्तेमाल भी कर लिया जाता है जब परंपरा की बात होती है। लेकिन हम जानते हैं कि शायद हम इस मामले में सतर्क और सावधान हों कि हम ज्ञान को ज्ञान रहने दें, उसे किसी एजेंडे का हिस्सा न बनने दें। किसी भी तरह का एजेंडा वो जिस तरफ से भी आ रहा हो। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था कि मैंने वो बात लिखी भी है कहीं उसमें चैट में कि जो मीडिया का पूरा परिदृश्य है वहां पर आपने भी ये उल्लेख किया था, पढ़ने लिखने जानने और उस पर बुनने की जो परंपरा थी, जो हम लोगों को, मैं BHU का पढ़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता विभाग का, और प्रोफेसर अंजन बैनर्जी, प्रोफेसर बलदेवराज गुप्ता, प्रोफेसर आजमी हमारे टीचर होते थे। कई बातें वहां महत्वपूर्ण होती थी कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी ज्ञान होना चाहिए। आप, हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कि यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नॉट नन बट वन। तो वो वन जो था वो कम्युनिकेशन था। तो ये एक चीज ऐसी है कि आपको लगातार जिज्ञासु, उत्सुक, इच्छुक होना चाहिए शोध के लिए। तो ये बिल्कुल ही अनिवार्य प्रवृत्ति है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे मीडिया में भी स्थिति ये बन पड़ी है, मैंने राज्यसभा टीवी के एक कार्यक्रम में हिस्सेदारी की थी कि लोग पढ़ते कितना है और जो विषय उन पर काम करना है उस पर तैयारी कितनी करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे मीडिया के कामकाजी परिदृश्य में ही बेहतर तैयारी के मूल्य को हम धीरे धीरे अवमूल्यित कर रहे हैं तो उसका असर विद्यार्थियों और शोधार्थियों पर भी जाना लाजिमी है, क्योंकि अंततः उनके सामने मॉडल यही लोग होते हैं जो उनके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर या अखबारों में या मैगजीन्स में या रेडियो पर या जहां भी उसमें आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी पुनः प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है कि ठीक से पढ़ना, विचार करना और बिना अच्छी तैयारी के सामने न आना। दूसरी बात जो मैंने वो भी लिखी है कि मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि अब ये हो गया है कि रिसर्च कहीं पर भी हो रही हो तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच में एक अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये खतरनाक रास्ता भी है क्योंकि कई बार इसमें ये कोशिश हो सकती है कि कोई आपको अपने विशेष कमर्शियल फायदे के लिए या किसी और फायदे के लिए कोई इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करे। उससे बचते हुए या सेफ गार्ड रखते हुए, क्योंकि हैंड्स ऑन जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है और इसके लिए ये है कि थोड़ा सा ये इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब आ गए हैं। जब मैं पढ़ रहा था 70 के दशक में, उसके मुकाबले स्थिति अब तो ये स्थिति है कि विश्वविद्यालयों में है, महाविद्यालयों में है और अलग अलग तमाम जो इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री के जो, चाहे वो अब हम नाम न भी लें, सबने अपने अपने जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट खोल रखे और कहते हैं कि तो होना ये चाहिए कि मुझे लगता है कि अभी हम इंडस्ट्री वालों को छोड़ दें, जो शैक्षणिक जगत में काम कर रहे हैं, अलग अलग देश में हिस्से में लोग हैं, क्या उनके बीच में रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं? क्योंकि आप देखिए नोबेल पुरस्कार जब आता है तो आप पाएंगे एक आदमी फ्रांस का है, एक आदमी इंग्लैंड का है, एक आदमी जर्मनी का है, एक अमेरिका का है, किसी विषय पर मिलकर वो काम करते हैं। तो ये जो अपने ज्ञान, अपने विचारों, अपने परिवेश को जोड़ने की प्रवृत्ति है, मुझे लगता है हमारे यहाँ भी इस पर सोचा जा सकता है और शायद मीडिया की रिसर्च जो है इसमें एक ट्रेल ब्लेजर हो सकता है। तो शायद ये भी एक बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया और मैं एक बार फिर भारतीय प्रसारण दिवस या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डे पे आप सब मीडिया के मित्रों को और गुरुजनों को अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने तो मीडिया शिक्षा का इतिहास याद दिला दिया। तो अफसर बनर्जी मेरे बहुत आत्मीय मित्र थे और उनके निमंत्रण पर मैं BHU गया भी हूँ।
और बलदेव राज जी तो अभी भी सक्रिय हैं प्रेस काउंसिल के माध्यम से। और आपका जो सुझाव है कि मीडिया इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज का, एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे भेजते हैं, वैसे ही टीचर्स को भी 15 दिन या 1-1 महीने के लिए मीडिया हाउस में भेजा जाए, क्योंकि मीडिया का परिदृश्य जिस तेजी से बदल रहा है। 70s में हम आकाशवाणी में जो देखते थे कि वो माइक लेकर के जगह जगह चक्कर काट रहा है, अब वो फोन इन में हो रहा है। फरमाइशी गीत सुनने के लिए पत्र लिखते थे हम, जो महीनों में जवाब आते थे, अब आप फोन से फरमाइशी सुन लेते हैं। तो वो जो सारा परिवर्तन हो रहा है, उसको समझने के लिए मुझे लगता है टीचर्स को भी वहां जाना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, हमने बंदूक तान ली मीडिया के खिलाफ कि आपको क्या आता है, आपको भाषा नहीं आती, आपको ये नहीं आता। मीडिया वाले कहते हैं आप क्या सिखाते हो, हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो पारस्परिक समन्वय से शायद हम मीडिया शिक्षा और मीडिया शोध का भला कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दे करके हमारे इस चर्चा को एक नया आयाम दिया। चलिए, और कोई हमारे मित्र कुछ कहना चाहें? सुधाकर जी का मैं देख रहा हूँ बहुत समय से वो लालायित है कुछ कहने के लिए, वो बार बार हैंड रेज हो रहा है उनका। हाँ सुधाकर जी, सुधाकर शुक्ला जी का नाम पढ़ रहा हूं मैं। यदि मेरी बात सुन रहे हैं, और नहीं सुन रहे हैं तो जो भी मित्र कहना चाहें अपना वीडियो ऑन करें और अपनी बात करें। नमस्ते सर, सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मैं एक शोधार्थी हूँ, जयवीर सिंह। मैं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में गुरु शिष्य परंपरा पर समाज शास्त्रीय अध्ययन पर मैं शोध कर रहा हूँ। जो मनोज सर ने एक बात कही है कि प्लेरिज्म की, सर पहले एक छोटा सा नाम बोलूंगा, फिर मैं अपने सवाल का जवाब मांगूंगा। कि जो प्लेरिज्म की बात है कि गूगल पर आप पूरा लिंक मैं आपका उठा लेता हूँ जो आपका है, और मैं गूगल के ट्रांसलेट में ले जाता हूँ और उसको इंग्लिश कर देता हूँ, और फिर उसे वहीं पर क्लिक करके वापस इंग्लिश का हिंदी कर देता हूँ और वो वापस उठा लेता हूँ। तो आप 1% प्लेजियम मतलब पकड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर अगर चाहेंगे तो वही चोरी पकड़ सकते हैं, कोई मशीन नहीं पकड़ सकती। ये बहुत बड़ा दुविधा का काम है। दूसरा, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे हिंदी में सिर्फ शौक ये था कि मैं कुछ समाज के लिए करूँ। तो जब मेरे कुछ मित्र इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो मैं बोला मैं सबसे बाद में आऊंगा, कि ऐसा ना हो कि मैं आपका अधिकार छीन लूं, क्योंकि आप शिक्षक है और शिक्षक के लिए PhD बहुत जरूरी है, मेरे लिए नहीं है। मेरी उम्र भी हो रही है, 50 साल का चल रहा है, रनिंग है। तो आप लोगों, आप यंग है, अभी 40 साल के हैं, 35 साल के हैं। तो तब जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो हमारे गुरुजन ने बोला कि जयवीर ऐसा है कि लाखों थीसिस हमारी अलमारियों में धूल चाट रही है। इससे यह अनुमान लगता है कि हमने थीसिस लिख तो दी है, लेकिन इसका कोई मतलब हमें महत्व नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपने व्यक्तिगत विचार है। तो उसका कोई औचित्य नहीं। तो मैंने फिर गुरुजनों से कहा कि देखिए, मैं गुरु शिष्य परंपरा पर जो कर रहा हूँ, मैं वो काम नहीं करना चाहता कि धूल चटे। अगर मुझे शोध करना है तो मुझे कुछ समाज के लिए काम करना है, तभी मैं करूंगा। तो ये है। तो गुरु जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में गुरु शिष्य परंपरा पर समाज शास्त्र जो विषय है, मैंने इसमें संत कबीर जी, संत तुलसी जी और संत दादू दयाल जी, संत नामदेव जी और संत नानक देव जी और जयसी जी को लिया है। तो मुझे कितना भी समय लोगो, मैं अपनी ईमानदारी से जाना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे फेल होगा तो चलेगा। तो मुझे शोध किस आधार पे करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे सलाह देंगे, ज्ञान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, इसमें दयाल साहब, हाँ, तुलनात्मक आप अध्ययन करें, क्योंकि तुलना कहीं ना कहीं शोध का एक अभिन्न अंग है। कंपैरिजन, तुलना करना। जब हम रिसर्च को एक साइंटिफिक मेथड कहते हैं तो इसमें कंपैरिजन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम कहते हैं कि एक्स इज वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज नो मीनिंग। जब हम उसको YZ से तुलना करते हैं तो उसका मीनिंग है। तो आपने जितने कवि का नाम लिया, उन सब की अलग अलग क्वालिटीज हैं, उनकी विशेषता है। उसको हमें एक टेबुलर फॉर्म में या रनिंग फॉर्म में, जैसे भी हो, तुलनात्मक प्रस्तुति बहुत आवश्यक है। और अगर हम कोई पीरियड वाइज, अगर हिस्टोरिकल रिसर्च है तो कालखंडों में बांट कर इसको कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट टॉपिक आपका देखना समझना होगा। लेकिन जिन कवियों का आपने नाम लिया, उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं उसको लेकर के हमें काम करना चाहिए, क्योंकि साहित्यिक अध्ययन है और साहित्य का अपना एक अलग इसेंस होता है।
साहित्यिक अध्ययन ज्यादातर क्वालिटेटिव ही होता है, इसमें क्वांटिटेटिव अध्ययन कोई करना चाहे तो असंभव नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के जो मेथड्स हैं वही इसमें हम ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम वर्तमान में कोई बहुत बड़े साहित्यकार हैं वरिष्ठ जिनके काफी अनुभव हैं, उनके भी कुछ क्वालिटेटिव इंटरव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल इंटरप्रेटेटिव, मतलब कि डाटा रूप में नहीं, बिल्कुल उनसे बातचीत कीजिए और उनके बारे में आप, हिस्टोरिकल तो है ही लेकिन हम प्रेजेंटली उनसे बात भी कर सकते हैं। मुझे तो अभी संक्षेप में इतना ही दिख रहा है, बाकी और विचार कीजिए। धन्यवाद गुरु जी। हाँ साहब, और कोई मित्र कुछ कहना चाहे? अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी ने हैंड रेस किया है। प्रोफेसर जया चक्रवर्ती मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा नहीं है मित्र जो कहना चाहते हैं। हाँ दयानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार जी। मेरा एक प्रश्न है। कौन बोल रहे हैं? सर एक प्रश्न है मेरा। सर हेलो सर, मनोज संजीव सर, आपका नाम माइक ऑफ है सर, माइक म्यूट है। हाँ अशोक कुमार जी, अपना परिचय दीजिए और सवाल पूछिए। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार, दयाल सर को, बिंदु मैम को और मोनिका मैम को, और संजीव सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और अभी बिंदु मैम के अंडर में मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट करी है सर। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोनिका मैम से कि शोध हमारे देश के विकास के लिए किया जाता है, जैसा कि सभी ने बताया कि जो पॉलिसी है, सोसाइटी है, उसके विकास के लिए हम शोध करते हैं ताकि देश आगे बढ़े। तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है, प्रश्न ये है कि यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है या स्कॉलर की या डिपार्टमेंट की, कि वो अपना जो शोध का जो मेन मैटर है या जो उसका क्रक्स है, वो शोध किस काम आएगा, वो सरकार तक कौन पहुंचाएगा? डिपार्टमेंट पहुंचाएगा, यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी या स्कॉलर पहुंचाए? ये प्रश्न है सर, कि वो किस तरह से काम आ पाए, वो रिसर्च, वो पॉलिसी के इम्प्लीमेंट किस तरह से हो पाए, ये प्रश्न है। देखिए, किसी भी शोध की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेवार स्कॉलर्स और उसका गाइड है। अगर ये चाह लें तो बेहतरीन शोध हो सकता है, और अगर ये नहीं चाहें तो सरकार कोई भी नियम बना दे, विश्वविद्यालय कोई भी नियम बना दे, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल करके खराब चीज को भी आगे बढ़ा लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता ले। तो हमारा दो व्यक्ति का इसमें प्रमुख जिम्मेवारी, हम विभागाध्यक्ष से और संकायाध्यक्ष से और कुलपति से उम्मीद करें, ऐसा नहीं, ये सब कहने की बात है, लेकिन अगर हमारा रिसर्चर डिटरमिन्ड है कि हमें अच्छा काम करना है और उसका गाइड का भी उससे मैच खा रहा है, तभी काम अच्छा होगा। प्रैक्टिकली यही होता है। और अगर हम मतलब आप इतने लोगों का नाम बता रहे हैं कि भाई विभागाध्यक्ष और विभाग और विश्वविद्यालय, ऐसा कुछ होता नहीं है। मुख्य रूप से आप दो के बीच का ये प्रमुख है। ठीक है, थोड़ी बहुत पॉलिसी टाइट करते हैं कि भाई हम प्लेगरिज्म करेंगे, VC रिप्रेजेंटेटिव जाएगा आपके DRC में, वो सब एक अपने जगह है, वो भी आकर चाय पी करके बातचीत करके थोड़ा सुझाव देकर चले जाते हैं। मुख्य रूप से तो हमें देखना है। ठीक है सर, मेरे मोनिका मैम से मेरा प्रश्न ये है कि जी मैम, कि जो हम 5 साल रिसर्च कर रहे हैं उसका यूज क्या है? मेन चीज रिसर्च को पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है, वो एक चीज पड़ी रहती है, जबकि वो चीज पहुंचनी चाहिए गवर्नमेंट तक। जो हमारा मेन मैटर है, जो जिससे गवर्नमेंट को फायदा होगा या कंपनी को फायदा होगा, तो वो यूनिवर्सिटी में क्यों है? वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है या फिर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है या स्कॉलर की जिम्मेदारी है कि वो सरकार तक उस चीज को पहुंचाए? जैसे मैंने रेडियो पर रिसर्च करी है, कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो आकाशवाणी है, प्राइवेट रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, उन तक मैं खुद पहुंचाऊं अपने थीसिस का, ताकि उनके काम आ सके, उसमें इंप्लीमेंट हो सके और पब्लिक का भला हो सके। तो ये प्रश्न है मैम।
अशोक जी, देखिए, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो एक महत्वपूर्ण शोध किया उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं पर इम्प्लीमेंट हो सके। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शोधार्थी की होती है कि जो उसने शोध किया उसको वो पब्लिश करे। पब्लिश जब तक आप नहीं करेंगे तो अदर रिसर्चर्स आपको साइटेशन दे करके उस नॉलेज ऑफ लाइन में ऐड नहीं कर पाएंगे जिस नॉलेज ऑफ लाइन को बढ़ाने के लिए आपने शोध किया। दूसरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्वविद्यालय लेवल पर गाइड प्लस प्रकाशन विभाग की होती है कि हर सेमेस्टर के अंदर हमारे विश्वविद्यालय से कौन कौन से शोध हुए उसकी एक प्रति भानावत जी भी जानते हैं, मनोज दयाल जी भी जानते हैं, हम यूनिवर्सिटी न्यूज को देते हैं एंड यूनिवर्सिटी न्यूज उसको प्रकाशित करता है कि विश्वविद्यालयों में कितने कौन कौन से शोध इस सत्र में हुए और किस विश्वविद्यालय में हुए। तो यदि शोध महत्वपूर्ण है तो अलाइड एजेंसी जिनको उनको प्रयोग करना है वो स्वयं ही आपके विश्वविद्यालय को कांटेक्ट कर लेती हैं। Oh, may I add, please, भानावत जी? एक मिनट जया जी, ये अशोक जी वाली बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए, यदि आपने शोध महत्वपूर्ण किया है, आप कितनी शोध आधारित खबरें अखबारों में पढ़ते हैं? आप केवल 2 लाइन की खबर छपती है हमारे यहाँ तो कि फलाने विद्यार्थी ने फलाने विभाग से इनके निर्देशन में शोध किया है। यदि आपकी शोध प्रासंगिक है, आपको लगता है कि नीति निर्माताओं तक ये पहुंच सकती है, उसमें कहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, तो निश्चित रूप से समाचार पत्र और दूसरे मीडिया हाउसेस उसको प्रकाशित करेंगे। हम पहुंचते ही नहीं है मीडिया तक। यदि आप पहुंचेंगे तो वहां तक भी बात पहुंचेगी। सामान्यतः होता क्या है, बहुत सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं कि आकाशवाणी या रेडियो स्टेशन को कार्यशालाएं लगानी चाहिए। आपने 5 साल लगा दिए, मैं तो वैसे ही कह दूंगा कि कार्यशालाएं होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे निष्कर्ष ऐसे हैं जिनके लिए 5 साल काम करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही पता है हमको। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, पेरेंटिंग ठीक होनी चाहिए, कोर्स में जोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। ये बहुत सामान्य निष्कर्ष है, कोई नहीं छापेगा, कहीं उसकी महत्ता नहीं है। तो आपने क्या महत्वपूर्ण काम किया है, लीक से हटके आपने क्या किया है? जब इस तरह की चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि उनको अपने आप प्रधानता मिलेगी। होता क्या है, जब एक किताब से चोरी करते हैं तो साहित्यिक चोरी कहलाती है, जब 50 किताब से चोरी करते हैं रिसर्च कहलाती है। इस प्रवृत्ति से ऊपर उठना होगा, है ना। जो प्लेजरिज्म की बात हमारे तीनों वक्ताओं ने कही, यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोग उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, आपने क्या कहा, ये अंत तक मालूम नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यदि आप इससे हटकर के कुछ नई चीज देने का कोशिश करेंगे और स्वयं एफर्ट करेंगे, तब जाकर के आपकी रिसर्च, वो जो बात की गई है कि उसकी क्या प्रासंगिकता है, उपादेयता है, या किस तरह से वो नीति निर्माण में उसकी महत्ता हो सकती है। हाँ जया जी। हाँ सर, मैं प्रोफेसर मोनिका और प्रोफेसर मनोज से अग्री करती हूँ, और आप भी जो बात कहे हैं, यू सी सर, एवरी रिसर्च ओपन्स अप फर्दर चैलेंजेस फॉर रिसर्च। और गाइड और स्कॉलर जब प्रेजेंटेशन करते हैं, पीएचडी डिफेंस करते हैं, तो अमूमन ये होता है कि इट्स एन ओपन प्रेजेंटेशन। तो एवरी स्कॉलर हु इज सिटिंग देयर, उसको एक नया आइडिया मिलता है। तो अशोक जी जो सवाल कर रहे हैं कि ये कौन पहुंचाता है, इट इज कलेक्टिव। इवन गाइड्स एंड सुपरवाइजर्स एंड अदर टीचर्स जो बैठे हैं, वो उसको कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे कंपैरेटिव रिसर्च हुआ है एंड दैट शुड बी फर्दर कैरीड आउट। तो जैसे आप लॉ एंड लिटरेचर लेते हैं या मीडियाज रोल लेते हैं, तो दे ओपन अप चैलेंजेस एंड न्यू एवेन्यूज ऑफ रिसर्च। क्योंकि रिसर्च का तो डेफिनेशन ही है एक्सप्लोर, सर्चिंग अमंगस्ट ऑल मटेरियल फॉर समथिंग न्यू। तो एवरी रिसर्च इज एन ओपनिंग ऑफ अ न्यू एवेन्यू। धन्यवाद जया जी। प्रोफेसर जया चक्रवर्ती इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, डीन रही आर्ट्स फैकल्टी की, और बहुत लंबे समय तक हमने साथ साथ काम किया है, और संयोग से ये पत्रकारिता की विद्यार्थी भी रही हैं। हाँ, और कोई मित्र? नमस्कार जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं हरियाणा के झज्जर से डॉक्टर दयानंद कादयान। मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एक गांव की सूचना व्यवस्था पर प्रोफेसर कुठियाड़ा साहब के अंडर में रिसर्च किया था, पीएचडी किया था, और मैं उसको पब्लिश भी करवाना चाहता था। और जब वो अवार्ड हुई, जब उसको पब्लिशेबल भी वो किया था, अब तक वो मैं तो विश्वविद्यालय में को इंस्टीट्यूट लिया, और नहीं तो वो नीति नियंत्रण तक पहुंचा है, और नहीं वो
पब्लिश में आया है। और वो जब वहां पर अवार्ड हुई थी, जब ये कहता है कि ये तो एक यूनिक वर्क है आपका। एक गांव के ऊपर था मेरा, सुहाना गांव की सूचना व्यवस्था एक अध्ययन। तो उसका अब अगर उसका पब्लिकेशन मैंने खुद कराना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी से या और कोई अपने यूजीसी वगैरह है उससे कुछ हो सकता है? दयानंद जी, एक महत्वपूर्ण शोध को हमेशा ही एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना जरूरी नहीं है। एक पुस्तक के रूप में यदि एक महत्वपूर्ण शोध प्रकाशित होता है तो उसकी व्यूवरशिप घट जाती है, जबकि वही शोध अगर 4 शोध पत्रों के रूप में 4 जर्नल में, राजस्थान में भानावत जी के कम्युनिकेशन टुडे में या मीडिया वॉच में या आईआईएमसी के कम्युनिकेटर में या माखनलाल के मीडिया मीमांसा में प्रकाशित होता है अलग अलग आपके शोध के पर्सपेक्टिव, तो उसकी व्यूवरशिप बढ़ जाती है और आपको बहुत से लोग साइटेशन देना शुरू भी कर देंगे। तो अपने शोध को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी संस्थान पर हम ना डालें, बल्कि अपने महत्वपूर्ण शोध को हम डिफरेंट व्यूवरशिप में कैसे पहुंचा सके, उसकी जिम्मेदारी एक शोधार्थी के रूप में हमें स्वयं भी लेना जरूरी होता है। ये तो हो रहा जी, मीडिया मीमांसा में, कम्युनिकेशन टुडे में वो रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश हो चुके। 2 रिसर्च पेपर तो मीडिया मीमांसा में हो चुके, एक कम्युनिकेशन बहुत टुडे बहुत में। बधाई आपको। और मैंने पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी अप्लाई किया था। उसका सुवर्णा गांव की सूचना व्यवस्था पर स्मार्टफोन का प्रभाव, वो अब कोई मेरा वो हुआ नहीं तो मैं तो उस पर पोस्ट डॉक्टरल वर्क भी करना चाहता था। दयानंद जी, ये तो विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, वो जब भी होगा मेरे ख्याल आपको मौका मिलेगा। और मोनिका जी ने सुझाव दिया है कि आप जर्नल्स में छपाएं। आजकल सबसे बड़ा लाभ क्या है, सारे जर्नल वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड पे अवेलेबल है, इनकी रीच दुनिया भर में है। तो जो भी इस एरिया पर काम करना चाह रहे हैं, तो जब वो क्लिक करेंगे गूगल पे जाके, तो कहीं ना कहीं आपका पेपर रजिस्टर्ड होगा। तो और इसमें लाभ यह है कि आपको पूरी संख्या मिल जाती है। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण शेयर करता हूँ कि अभी मैंने जो मेरा वेबसाइट मेंटेन करता है उसको कहा कि डिटेल्स भेजिए। उसने मुझे बताया कि एक साल में 96,000 समथिंग लोगों ने आपकी वेबसाइट देखी है। इंडिया में इतने, अमेरिका में इतने, यहाँ इतने, तो 152 देशों में प्रेजेंस है। फिर आर्टिकल्स की भी सूची आ गई कि किस आर्टिकल कितने लोगों ने देखा है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निराश मत होइए। एक जगह से संभव नहीं हुआ, दूसरी जगह और आप रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी पुस्तकें छप चुकी हैं, तो आपकी यात्रा मुझे लगता है कि बहुत सारे मित्रों से बहुत बेहतर है। तो आप सतत प्रयत्न करते रहिए और जब भी मौका मिले अपने अनुभव शेयर करते रहिए। हाँ साहब, और कोई मित्र? बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने इस मंच से बहुत वो मिला, क्योंकि मैं स्कूल से अब तक स्कूल में जुड़ा रहा था और अब मेरे को मेरी रिसर्च का और मेरे इसे जो काम करना चाहता है उसको एक और बड़ा स्फेयर मिला है। और मनोज दयाल जी की जो पुस्तकें हैं, मीडिया शोध है, मीडिया मैट्रिक्स है, वो करके उसमें एसपीएस का भी काम अब मैं कर लेता हूँ। उससे बहुत ज्यादा मदद मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, बिंदु जी, मनोज दयाल जी का और भानावत सर का। भानावत सर ने तो बहुत बहुत हमें मंच दिया है और बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद। हाँ, रश्मि गौतम जी कानपुर से। सर नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि गौतम, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से। और आज राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग डे है, तो इसकी हार्दिक बधाई आप सभी लोगों को। और बहुत ही अच्छा विषय था आज हमने सुना, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते रहते, बहुत सारी बारीकियां हैं जो इस वेबिनार में बताई गई, और निश्चित तौर पर हमारे छात्र भी उससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि इस समय तकनीकी दौर चल रहा है। तो ज्यादातर एआई का लोग सहारा ले लेते हैं, और सभी लोग कहते हैं एआई से आप नोट कर लीजिए तो आपका रिसर्च हो जाएगा। और सर मेरा तो यही रहता है कि रिसर्च जब तक 2-3 बार उसका रीराइटिंग ना हो जाए तब तक वो बहुत अच्छा रिसर्च नहीं होता है। और सर की, मनोज सर की तो बुक हमने बहुत बार पढ़ी है, और उसको बहुत ही अच्छी बुक है। और सर आपने बहुत रिसर्च को बहुत अच्छे ढंग से बताया है। मोनिका मैडम है और बिंदु मैम, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे, बहुत बारीकियों से बताया है, और हम लोगों को इसका, हमारे छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा सर। तो इसी के लिए मैंने आप सभी को बधाई दे रहे हैं सर, और धन्यवाद सर। माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है।
हाँ, मुझे लगता है समय काफी हो गया है, तो अब अंतिम सवाल के रूप में यदि कोई मित्र कुछ कहना चाहे, नहीं तो फिर इसको अब समाप्ति की ओर ले चलते हैं अपन। चलिए, मैं सोचता हूँ कि अब इसका अपन समापन करें। सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, विशेषकर प्रोफेसर मनोज दयाल, प्रोफेसर बिंदु शर्मा, प्रोफेसर मोनिका वर्मा, जिन्होंने इतना समय दिया और मीडिया शोध के क्षेत्र में अपने न सिर्फ अनुभव साझा किए वरन अनेक नए सुझाव आपने दिए और आगे की रणनीति व्यू रचना भी आपने सुझाई है कि हम उसके अनुसार कुछ काम कर सकें। तो शायद मीडिया शोध को बेहतर बनाने में हमारे कुछ ये छोटे छोटे प्रयत्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोई भी चर्चा एकांगी हो वो सार्थक नहीं है। बहुत सारे मित्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने विचार रखे, अपने अनुभव रखे, अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की। बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसे मित्र हैं वो तो नियमित रूप से, मेरे ख्याल साल 1.5 साल से कोई ऐसा वेबिनार नहीं है जो उन्होंने अटेंड नहीं किया हो, तो उनकी नियमित उपस्थिति हमारा उत्साहवर्धन करती है। और ये जो आज की वेबिनार है, इसमें हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 356 लोग रजिस्ट्रेशन कराया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये पूरी प्रोसीडिंग्स हमने रिकॉर्ड की हैं और अब तक हमने पूरा एक ईमेल का बैंक बना लिया है। लगभग 3,500 मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग वेबिनार के माध्यम से। उन सब तक हम ये हमारा यूट्यूब का जो ये वीडियो है उसका लिंक शेयर करेंगे, इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे इस अकादमिक यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें। सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करें बल्कि सुन करके अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें कि हम किस तरह से इन मुद्दों को और आगे बढ़ाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वो हम सभी के लिए एक उत्साहवर्धन का कारण बनेगा। हमारी जो अगली वेबिनार है वो 30 जुलाई को रविवार है, वो हम पत्रकार प्रेमचंद पर आयोजित कर रहे हैं। 31 जुलाई प्रेमचंद जी की जयंती है, तो 30 तारीख को प्रेमचंद साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे। साहित्यकार के रूप में खूब चर्चा हुई है, बहुत शोध हुई है, लेकिन उनके पत्रकार पक्ष पर अभी कम बातचीत हुई है। तो हम चाहते हैं कि हंस के माध्यम से उन्होंने उस आज़ादी के दौर में जो कुछ काम किया, कहीं एक तरह से शायद उनकी पुण्यतिथि है, जन्मतिथि नहीं पुण्यतिथि है, तो उसके माध्यम से कहीं हम उनको अपनी एक तरह से 31 जुलाई उनकी 31 जुलाई जयंती ही होती है। जयंती है, हाँ 31 जुलाई जयंती होती है। और मैंने क्या है कि इसमें बुलाया है दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव को, जो उनके परिवार के वंशज हैं। तो उनका फेसबुक पे जो पोस्ट था, मुझे भी जयंती का ध्यान था, लेकिन वहां पुण्यतिथि लिखा उन्होंने, इसलिए मैं कुछ भ्रमित हुआ। पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को है। तो ठीक है, फिर तो जयंती है, मैं पहले ठीक बोला। तो प्रेमचंद जी पर हम ये आयोजन कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे। तो जैसा कि हमारा है, जो भी मित्र हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस वेबिनार में, उनको ईमेल के थ्रू और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू हम ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो जो प्रेमचंद जी वाला हमारा चर्चा है, उसमें बनारस के प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय, जो पत्रकारिता के हेड रह चुके हैं काशी विद्यापीठ में, वो भी हमारे साथ होंगे। चूंकि लम्ही उनका जो गांव है जहां प्रेमचंद जी रहते थे, वो बिल्कुल पास में ही है। मुझे भी एक बार मौका मिला वहां जाने का। तो ये कुछ मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे। आप में से जिनको भी सुविधा हो सादर आमंत्रित हैं। लिंक वगैरह मैं समय पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार कि देश के अलग अलग हिस्सों से इतने मित्र हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को रोचक, सारगर्भित और प्रासंगिक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।